तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल एनीएक्स वुल्फ में। यार दोबारा मैं लेकर आ गया हूँ एक नया सा मानवा। मानता हूँ कि इसे पहले भी किसी ने एक्सप्लेन किया है, लेकिन जहाँ तक मेरा रिसर्च है पूरा का पूरा नहीं किया है यार। मैं इसे पूरा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा धीरे धीरे करके अपनी आंखों को बंद करते हुए बोलता है कि आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो। और उसके सामने वाला बंदा, जिसका चेहरा हमें रिवील नहीं किया गया है, वो उससे कुछ बोल रहा होता है, लेकिन क्या बोल रहा है ये हमें भी नहीं पता। छत के ऊपर में हमें एक लाल बालों वाला बंदा दीवार पर सटा हुआ दिखाई देता है, जो अपने सर को पकड़कर कहता है कि मेरा सर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। लेकिन इसके अलावा इतनी ज्यादा गंदी बदबू आ कहां पर से रही है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मैं ये छत के ऊपर में क्या कर रहा हूँ। छत के नीचे से कुछ आवाजें आने लगती है। वो उस छत के किनारे में जाकर नीचे का नजारा देखता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो बोलता है कि आखिर ये नीचे मेरी नजरों के सामने में क्या आ गया। और नीचे बहुत सारे लोग हैं। बेचारा हमारा ये लाल बालों वाला बंदा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड ज़ॉम्बी टाइप दिखने वाले सारे मॉन्स्टर्स उस छत के नीचे यानी कि बिल्डिंग के नीचे में मौजूद है। और उन्हें देखते हुए ये लाल बालों वाला बंदा कहता है कि आखिर ये है कौन, क्या ये कोई गोश्त है या फिर किसी प्रकार के कोई ज़ॉम्बीज हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डरावनी है, जिसे देखकर बहुत घबराते हुए वो पीछे की तरफ में हटता है, चिल्लाकर कहता है कि कल तक तो सब कुछ नॉर्मल था, अचानक से ये क्या हो गया इस दुनिया को। फिर अपने जेब को टटोलते हुए बोलता है कि आखिर मेरा फोन कहाँ गया, मैं ऑनलाइन चेक कर लेता हूँ कि इस वर्ल्ड में आखिर अचानक से ये क्या हो गया। उसे अपने जेब से मोबाइल तो नहीं मिलता, लेकिन मूंगफली का पैकेट मिल जाता है। उसे देखकर कंफ्यूजन में वो कहता है कि मुझे अच्छे से याद है कि कल मैं सुपरमार्केट से राइस का बैग खरीद के लाया था, लेकिन ये कहाँ पर से आ गया मेरे पास। लगता है अब मेरी मौत नजदीक आ चुकी है। एक पीनट के पैकेट से मेरा क्या ही होगा। आखिर मैं एक पैकेट से कैसे सरवाइव कर पाऊंगा। मैं नहीं मरना चाहता, मैं अभी भी सिंगल हूँ। तभी रूफटॉप का दरवाजा बड़े ही जोर से ओपन होता है। ये एक खूबसूरत खून में सनी हुई सीरियस लुक में आती हुई लड़की है, जिसके बम के तरफ जो पैंट है वहां पर हार्ट से बना हुआ है, वो खून में सनी हुई है। वो आगे की ओर में बढ़ रही है और उसे देखने के बाद ये लाल बालों वाला बंदा पीछे की तरफ में छुप जाता है और अपने मन में कहने लगता है क्या ये भी कोई ज़ॉम्बी है। तो क्या अब सारे ज़ॉम्बीज इस जगह पर आने वाले हैं। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या अब मैं मरने वाला हूँ? लगता तो यही है कि अब मेरी मौत नजदीक आ चुकी है। और लड़की हमारे लाल बालों वाले बंदे को बिना देखे आगे की ओर में बढ़ रही है और सीधा जाकर पानी के टंकी में अपने खंजर से अटैक करके एक छेद करती है। पानी फव्वारे की तरह बाहर निकलता है और लड़की के बॉडी में जितना भी खून और गंदगी लगा हुआ है उस पानी के साथ में बहने लगता है। और साथ में उसका सेक्सी और बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का फिगर हम लोगों के सामने में दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। इसे देखने के बाद लाल वाले बंदा बहुत बुरी तरीके से ब्लश करते हुए अपने मन में कहता है कि वाह, अगर ये कोई ज़ॉम्बी नहीं है, अगर ये ज़ॉम्बी है भी तो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी है। पानी से ये लड़की अपने पूरे शरीर को वॉश करने लगती है यार। इसे अभी भी अंदाज़ा नहीं है कि कोई छुपकर इसे देख रहा है यार। जैसे ही ये साइड की तरफ में मुड़ती है, हमारा ये लाल बालों वाला बंदा और भी ज़्यादा ब्लश करते हुए कहने लगता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और साथ ही ये एक जिंदा पर्सन है यार। उसके कदम एक पत्थर के टुकड़े से टकराते हैं, जिस वजह से यहाँ एक आवाज़ होती है। लड़की इस आवाज़ को नोटिस करके बड़ी ही तेज़ी से अपना एक्शन लेती हुई जिस और आवाज़ हुआ है उस और आगे बढ़ जाती है। और अब हमारा लाल बालों वाला बंदा इस लड़की के सामने में आ चुका है यार। हमारा लाल बालों वाला बंदा लड़की से कहता है कि हे हेलो। लेकिन लड़की सीधा जाकर इस लाल बालों वाले बंदे के मुंह पर एक जोरदार मुक्के से अटैक करती है यार। बंदा बिल्कुल भी इस अटैक से अपने आप को नहीं बचा पाता और लड़की तत्काल अपना गन निकालकर हमारे मेन लीड के सर पर टिका देती है यार। कहती है कि तुम कौन हो। और मेन लीड बहुत ज़्यादा घबराते हुए बोलता है कि रुको रुको रुको, मुझे तुम जान से मत मारो। और लड़की बोलती है तुम तो एक आदमी हो। लेकिन मेन लीड लड़की के किसी और ही पार्ट को देखते हुए बोलता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और तभी हमारे मेन लीड का जो चिड़िया है वो अपने जिप को खोलकर बाहर निकलते हुए बोलता है कि सामने में है एनिमी,
चलो मैं बाहर निकल ही जाता हूँ। मेरा ये अपोनेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ऐसा मत सोचना कि तुम इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो तो मैं डर जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने कदम पीछे नहीं लेने वाला। टारगेट लॉक हो चुका है तो बैटल स्टार्ट करते हैं। अब मेन लीड का जो ये हरकत था, लड़की इस चीज को अच्छे से नोटिस करती है और बहुत ज़्यादा ब्लश करके दोबारा से मेन लीड के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए बोलती है कि तुम बहुत बड़े पर्वर्ट हो, और गन का निशाना सीधे चिड़िया की तरफ करते हुए चिल्लाकर कहती है कि आज मैं तुझे जान से मार दूंगी। और हमारा मेन लीड घबराते हुए बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, इस तरीके से तुम बिल्कुल भी शूट मत करना। लेकिन कुछ और यहाँ हो पाता, उससे पहले ही लड़की के पीछे एक मॉन्स्टर अटैक करने के लिए जंप करते हुए आ चुका है, जिस चीज का अंदाजा लड़की को बिल्कुल भी नहीं है। उसके नुकीलेदार पंजे है, वो आकर सीधा अटैक करता है। लेकिन लड़की को जैसे ही इस बात का एहसास होता है, वो तेजी से उसके अटैक को डॉज करके दूर की ओर कूद जाती है। लेकिन हमारा मेन लीड बेचारा बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है, क्योंकि उसका चिड़िया इस बीस्ट के निशाने पर ही था। वो चिल्ला कर बोलता है कि मम्मी मेरे अखरोट, और उसके जो नुकीलेदार पंजे है मेन लीड के चिड़िए को पूरी तरीके से बर्बाद करने ही वाले थे। लेकिन बेचारा बाल बाल बच चुका है और गुस्से में फ्रस्ट्रेशन के साथ चिल्लाते हुए बोलता है कि पागल मॉन्स्टर, तेरा दिमाग ठिकाने पर तो है ना? आखिर यहाँ पर कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई कि हर कोई मेरे छोटे से बच्चे को मारने के लिए इतना ज्यादा पागल हो रहा है? लेकिन साइड के तरफ से डैगर से किसी ने इस बीस्ट के आंखों पर अटैक कर दिया है और उसकी आंखें बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी है। ये देखकर मेन लीड थोड़ा सा कंफ्यूज और चौंक जाता है। मॉन्स्टर गुस्से में आकर अब सीधा लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका है। लड़की पीछे हटते हुए उसके ऊपर में अपने गन से कंटिन्यूअस फायर करके अटैक करने लगती है और हर अटैक उस बीस्ट के बॉडी पर लगने लगा है। लड़की अपने मन में कहती है कि ये म्यूटेंट ज़ॉम्बी का जो स्किन है वो इतना ज्यादा मोटा है कि बुलेट भी उसे पार नहीं कर पा रहा। लेकिन मैंने उसकी आंखों के ऊपर में अटैक किया था, जिसकी वजह से वो अब शायद अच्छे से नहीं देख पा रहा है। इसके बावजूद भी उसके नुकीलेदार पंजे अभी भी मेरे लिए प्रॉब्लम वाली बात है। इसका ये जो रूफटॉप है ये बहुत ही ज्यादा छोटा है, जिसे मैं डिस्ट्रॉय करने नहीं दे सकती। अगर बाकी के ज़ॉम्बीज को पता चल गया तो उनका ग्रुप भी फॉलो करते हुए इस जगह पर आ जाएगा। इस म्यूटेंट ज़ॉम्बी के ऊपर का बॉडी बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन इसका जो लोअर बॉडी है वो थोड़ा सा काफी ज्यादा कमजोर लग रहा है। अगर किसी तरीके से मैं उसके लोअर पार्ट के ऊपर में अटैक करके उसे गहरी इंजरी दे दूं तो ये ज्यादा मूव नहीं कर पाएगा। लड़की अपने कमर से एक बेल्ट निकालने लगती है और ये मॉन्स्टर गुर्राते हुए लड़की को देखे जा रहा है अपने एक आंख से। लड़की के पास में है ये कांटेदार बेल्ट जो बहुत ही ज्यादा तेज तरार है। इस तरीके के ज़ॉम्बी को डील करने के लिए एकदम परफेक्ट वेपन। और लड़की एक टक निगाह लगाए हुए इस मॉन्स्टर को देख रही है। मॉन्स्टर मौका पाते ही अपने नुकीलेदार पंजों से एक आंख से लड़की को देखकर सीधा उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे की ओर में बढ़ जाता है। और जैसे ही लड़की थोड़ी मुसीबत में दिखाई देती है, मेन लीड उसकी फिक्र करते हुए बोलता है कि संभल जाओ, वो तुम्हारे ऊपर में अटैक करने वाला है। लेकिन लड़की अब तत्काल अपना एक मूव लेती है और सीधा जाकर इस मॉन्स्टर के हाथ को वहीं पर ही काट देती है अपने नुकीलेदार बेल्ट से। म्यूटेंट ज़ॉम्बी का पावरफुल अटैक विफल हो चुका है, लेकिन उसने थोड़ी सी डिस्ट्रक्शन तो मचा ही दी है। लेकिन उसका हाथ बहुत बुरी तरीके से कट चुका है, जिस वजह से अनस्टेबल होकर वो जमीन पर गिरने लगता है। लड़की सीधा ऊपर की तरफ में जंप करती है और अपने नुकीलेदार बेल्ट से दोबारा इस म्यूटेंट ज़ॉम्बी के गले पर अटैक कर देती है, जिसके बाद यहीं पर इस म्यूटेंट ज़ॉम्बी का खात्मा हो चुका है, क्योंकि उसका सर उसके धड़ से अलग हो गया है। और लड़की उसके सर में से या बॉडी में से एक क्रिस्टल को निकाल कर देखते हुए खुश होकर बोलती है कि ये कंपनसेशन बिल्कुल ठीक रहेगा। और ये सब कुछ देखने के बाद मेन लीड तो बहुत बुरी तरीके से कांप उठता है। लड़की साइड की तरफ में देखते हुए बोलती है, छी यार, मैं तो अभी अभी अपने आप को साफ की थी यार, मैं दोबारा से गंदी हो गई। और हमारा मेन लीड बैठकर कांप रहा है यार, कुछ कुछ मटर मटर कर रहा है। और उसे देखती हुए लड़की पीछे से कहती है कि कमजोर लड़के, आखिर तुम किस कैंप से आए हो? क्या तुम्हें सुनाई भी दे रहा है कि मैं तुमसे कुछ बातें पूछ रही हूँ? लेकिन मेन लीड तो अपनी मूंगफली खाने में व्यस्त है। वो कहता है कि मैं शायद पक्का यहाँ पर सपना देख रहा हूँ। इससे पहले कि मेरे साथ में कुछ हो जाए, मुझे जल्दी से अपने सपने से जागना होगा, क्योंकि ये नाइटमेयर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। यहाँ पर का तो सपने का भी पीनट असली के समान टेस्ट कर रहा है। लड़की मेन लीड के हाथों से पीनट के पैकेट को छीन लेती है। मेन लीड बोलने लगता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो? और लड़की पीनट के पैकेट को देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होकर कहने लगती है कि आखिर तुम हो कौन और कहाँ पर से तुम्हें ये इमोर्टल फूड मिला? मेन लीड कहता है तो तुम्हें भी पीनट खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और लड़की सीरियस आवाज़ में कहने लगती है कि मैं तुमसे सवाल पूछ रही हूँ, तो तुम मुझे बताओ तुम किस ग्रुप से आए हो और इतना
प्रेशियस फूड तुम्हारे पास में क्या कर रहा है? सवाल पूछते पूछते लड़की हमारे मेन लीड के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाती है। उसका बॉडी हमारे मेन लीड के बॉडी से टच करता है, लेकिन जैसे ही उसे अंदाजा होता है वो अपने इस नुकीलेदार ब्लेड को दोबारा बाहर निकाल कर मेन लीड के गर्दन पर टिका देती है, जहां मेन लीड घबराते हुए बोलता है कि प्लीज मुझे जान से मत मारो, मेरा नाम है सिन सुहांग, मैं बस एक ऑर्डिनरी हैंडसम लड़का हूँ, मुझे अपने साथ में पीनट लेकर चलना बहुत ज्यादा पसंद है, जब भी मैं भूखा होता हूँ तब मैं इसे फाड़ कर खा लेता हूँ और ये मुझे सुपरमार्केट से मिला था जिसे मैंने अपने खुद के पैसों से बाय किया था। इससे पहले कि इन दोनों के बीच में और सवाल जवाब हो पाता, किसी ने अपने गन से लड़की के पैरों पर शूट कर दिया है, जिस वजह से ये लड़की का पैर बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया है। शूट करने वाला बंदा कंटिन्यूसली लड़की के ऊपर में गोलियां चलाने लगता है। मेन लीड और लड़की दोनों ही दीवार के पीछे में जाकर अपनी जान को बचाने के लिए छिप जाते हैं। मेन लीड बहुत ज्यादा घबराते हुए कहने लगता है, क्या तुम ठीक हो? आखिर कौन है ये बेवकूफ लोग जो कंटिन्यूसली हमारे ऊपर में गोलियों की बौछार कर रहे हैं? लड़की अपने इंजर्ड पैर को पकड़े हुए मन में कहती है, जैसा मैंने सोचा था, ये जो नॉर्मल ज़ॉम्बी अटैक करने के लिए आया था ये तो बस भटकाने के लिए था, किसी ने हमारे लिए यहाँ पर ट्रैप बिछा के रखा था। लेकिन लड़की की जो इंजरी है वो इन्फेक्टेड होती हुई नजर आती है यार। जिस बंदे ने गोलियों की बौछार की है वो हंसते हुए कहता है कि इस चुड़ैल में सचमुच में कुछ तो कैपेबिलिटी है, इसीलिए ज़ॉम्बी से मैंने पहले इसके ऊपर में अटैक करवा दिया। और गोल्डन हेयर बॉय बोलने लगता है कि बॉस आप तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, आप ज़ॉम्बी के गुफा में जाकर बिना फाइट के और बिना किसी सेक्रीफाइस के वापस सही सलामत आ सकते हो। और दूसरा बंदा कहता है, लेकिन बॉस ये लड़की मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल लग रही है, भले ही हम लोगों ने बंदूक से उसके ऊपर में अटैक करके उसे इंजर्ड कर दिया है, लेकिन क्या हो कि अगर ये इतनी पावरफुल हो कि किसी तरीके से सरवाइव करके हम लोगों को ढूंढते हुए मारने के लिए आ जाए। और ये बंदा मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने बुलेट में पॉइजन मिला दिया था, वो तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाएगी। और उसकी इंजरी को देखते हुए मेन लीड कहने लगता है कि तुम्हारे पैर मुझे कुछ खास ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी सूज चुका है। ये देखते हुए लड़की कहती है, ये ज़ॉम्बी पॉइजन है, भले ही मैं इवॉल्व हो चुकी हूँ और नॉर्मल ज़ॉम्बी का जो वायरस है वो मेरे ऊपर में काम नहीं करता, लेकिन ये जो वायरस है ये नया नेक्रो वायरस है जिसमें आर टाइप का वायरस मौजूद है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इससे मुझे इन्फेक्शन हो रहा है। बेशक आज मैं मरने वाली हूँ और जिस आदमी ने मुझे शूट किया है हो ना हो वो कैप नंबर 17 का ही मेंबर है। वो लोग हर हालत में जिस ज़ॉम्बी को मैंने जान से मारा है उसके कोर को चाहते हैं और जैसे ही वो लोग यहाँ पर आएंगे वो हम दोनों को बेशक जान से मार देंगे। मेन लीड चौंक कर पूछता है, तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए यार? लड़की कहती है कि मैं उन लोगों को यहीं पर रोके रखती हूँ, तुम इस जगह पर से स्केप करके निकल जाओ। और मेन लीड कहता है, तो तुम्हारा क्या होगा? और लड़की बोलने लगती है, मुझे अब पॉइजन दे दिया गया है यार, सिर्फ पेनिसिलिन ही मुझे बचा सकता है, लेकिन मेरी कंडीशन ठीक नहीं है, इस वजह से मैं इस जगह पर से भाग नहीं सकती। वो लोग हम लोगों का पीछा करते हुए आ ही जाएंगे, इस जगह पर बहुत ही ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी इस जगह पर से निकलने में यार। बदले में तुम्हें जाकर मेरी सिस्टर को बताना होगा कि जल्दी से जल्दी उस जगह पर से उसे निकल कर चले जाना चाहिए, क्योंकि जब तक मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं करूंगी कैंप नंबर 17 के लोग उसे ढूंढते हुए पकड़ लेंगे। किनसेंग पूछता है, तो क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है तुम्हारी जान बचाने का? लड़की कहती है कि सिर्फ पेनिसिलिन ही है जो मेरी जान को बचा सकता है। किनसेंग कहता है, तो सिर्फ पेनिसिलिन ही तुम्हारे पॉइजन को डिस्टॉक्सिफाई कर सकता है। लड़की कहती है, क्या बस पेनिसिलिन तुम उसे बोल रहे हो? तुम जानते नहीं हो कि पेनिसिलिन एक ब्लेसिंग के समान है, हेवन से आया हुआ अमृत है जो इस वर्ल्ड में अब रेयरली ही मिलता है। किनसेंग कहता है, क्या इसे ढूंढना बिल्कुल भी हार्ड नहीं है यार। लड़की कहने लगती है कि ठीक है, अब मैं उन लोगों के ऊपर में फायर करने वाली हूँ जिसके बाद उनका अटेंशन मेरी तरफ में आ जाएगा और साथ में मैंने स्मोक ग्रेनेड भी यहाँ पर लॉन्च कर दिया है, तो जैसे ही धुआं यहाँ पर गहरा हो जाएगा तुम मौका देखकर सीधा डोर की तरफ में भाग जाना। और इस पर्ची में मेरी सिस्टर का लोकेशन है, तो याद रखना कि जो बातें मैंने तुमसे कही है वो जाकर तुम्हें मेरी सिस्टर को बताना होगा। और सीधा हमारी लड़की उन लोगों के ऊपर में अटैक करते हुए कहती है कि जल्दी करो, इस जगह पर से निकल जाओ। और किनसेंग लड़की की थोड़ी परवाह तो करता है लेकिन अपनी जान बचाने के लिए तेजी की रफ्तार से भागता है और अपने मन में कहता है कि इतनी सेक्सी लड़की मेरी हेल्प करने के लिए अपने जान तक को कुर्बान कर रही है और मैं एक कावर्ड की तरह उससे दूर भाग रहा हूं अपनी जान को बचाने के लिए। अगर मैं अपने वर्ल्ड में दोबारा वापस जा पाया तो मैं पेनिसिलिन को हासिल करके इसकी मदद जरूर करने के लिए आता। सिस्टम अपेयर होकर कहता है, टिंग टोंग, शटल सिस्टम आपके
आपके सामने में ऑनलाइन आ चुका है। तो क्या आप दोबारा अपने वर्ल्ड में वापस जाना चाहेंगे इस वर्ल्ड से? किनसेंग कंफ्यूज होकर कहता है कि आखिर ये सटल क्या है और क्या मैं अपने वर्ल्ड में वापस जा सकता हूं? और सिस्टम कहता है कि हाँ, आप अपने वर्ल्ड में वापस जा सकते हैं। और वहीं पर किनसेंग को खड़ा हुआ देखकर लड़की चिल्लाते हुए बोलती कि खड़े खड़े वहां पर क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ पर से भाग जाओ। और किनसेंग सिस्टम से पूछने लगता है कि अगर मैं अपने वर्ल्ड में चला गया तो क्या मैं वापस से इस ज़ॉम्बी वाले वर्ल्ड में वापस आ सकता हूं? और सिस्टम कहता है कि हाँ, आप ये भी कर सकते हैं। किनसेंग कहता है तो ठीक है, जल्दी से मुझे अपने वर्ल्ड में वापस भेजो अभी के अभी। और फिर ओके का बटन सामने में आ जाता है, जिसे हमारा किनसेंग जैसे ही प्रेस करता है वो शायद हॉस्पिटल के बेड के ऊपर में अपनी आंखों को खोलता है। किनसेंग के वर्ल्ड में रोड पर गाड़ियां चल रही है, आपस में लोग बातें कर रहे हैं। डॉक्टर ओल्ड मैन से कहता है कि अब आपका पैर क्या ठीक हो चुका है? और ओल्ड मैन कहता है कि हाँ, अब मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन किनसेंग तो बड़ी ही तेजी की रफ्तार से पेनिसिलिन पेनिसिलिन बोलते हुए लोगों को धक्का देकर तेजी की रफ्तार से आगे की ओर में बढ़ता जा रहा है। और हमें ज़ॉम्बी वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ लड़की की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। पॉइजन धीरे धीरे करके उसके पूरे बॉडी में फैलता जा रहा है। वो कहती है कि गोरे लड़के, मैं बस इतनी उम्मीद कर सकती हूँ कि आज जो मैंने तुम्हारी मदद की है इस जगह पर से एस्केप करने के लिए, तुम उसे याद रखते हुए जो इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हें दिया था वो तुम मेरी सिस्टर तक पहुँचा दोगे। और ये कैंप नंबर 17 के जो लोग हैं उनका लीडर बोलने लगता है कि उस सामने के तरफ से बंदूक की गोलियां चलना बंद हो चुकी है। ऐसा लगता है कि ये चुड़ैल अब और ज़्यादा होल्ड बैक नहीं कर पा रही है, यानी कि वो मरने की कगार पर है। तो चलो ब्रदर्स, अब हमारा समय हो गया है उसके सामने में जाने का और जो हार्वेस्ट उसे मिला है उसे पिक करने का। सीन नॉर्मल वर्ल्ड का दिखाया जाता है जहाँ पर एक नर्स अपने ट्रॉली में बहुत सारे मेडिसिन को ले जाती हुए कहती है कि आखिर तुम इस हॉस्पिटल में इस तरीके से क्यों भाग रहे हो, यहाँ पर ऐसे भागना मना है। लेकिन सामने में दिखाई देता है पेनिसिलिन के बहुत सारे बॉक्स, जिन्हें एक ही बार में अपने टी शर्ट के अंदर में भर लेता है किनसेंग और बोलता है कि अब मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। और चुराते हुए तेजी की रफ्तार से पेनिसिलिन को लेकर आगे की ओर में बढ़ने लगा है। नर्स ये देखकर बोलती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? और हमारा किनसेंग कहने लगता है कि सटल, जल्दी से पोर्टल को ओपन करके मुझे ज़ॉम्बी के वर्ल्ड में भेज दो। और फिर हमारा सीन ज़ॉम्बी वर्ल्ड का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी इस लड़की की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। लेकिन किनसेंग भी इस जगह पर अपनी एंट्री दे देता है और लड़की के गाल पर अपनी उंगलियों से छूने लगता है। लड़की अपने होश में आ जाती है, वो अभी तक नहीं मरी। वो किनसेंग को अपने सामने में देखकर कंफ्यूज हो जाती है और किनसेंग बोलता है तुम क्या अभी भी जिंदा हो? तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल भी नहीं मरोगी। और लड़की किनसेंग को अपने सामने में देखकर बहुत बुरी तरीके से चौंक कर चिल्लाती हुए बोलने लगती है, क्या तुम पागल हो गए हो? जब तुम इस जगह पर से एस्केप करके चले गए थे तो वापस आने की क्या ज़रूरत थी? यार किनसेंग अपने साथ में लाए हुए पेनिसिलिन के डिब्बे को दिखाते हुए बोलता है कि देखो, मैं तुम्हारे लिए ये लाने गया था पेनिसिलिन, जो अब मैं तुम्हारे लिए लेकर आ चुका हूँ, तो जल्दी से इसे खा लो। लड़की चौंक कर बोलने लगती है कि आखिर तुम्हें इतने सारे पेनिसिलिन कहाँ पर से मिल गए? और किनसेंग मुस्कुराते हुए बोलने लगता है कि तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है मुझे ये सारी चीज़ें कहाँ पर से मिली है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि तुम अभी अपने जान को बचाओ। और टैबलेट निकालने के बाद कहता है तो अब समय हो गया है तुम्हारे रिकवर होने का, तो जल्दी से इस पेनिसिलिन को खा लो। और टैबलेट को जैसे ही वो लड़की के मुंह के नज़दीक करता है, लड़की थोड़ा सा घबरा जाती है कि उसे खाना चाहिए भी या नहीं, लेकिन मरता क्या ना करता वो टैबलेट को सीधा अपने मुंह में रखती है और निगल जाती है। और किनसेंग बोलता है तो बताओ तुम्हें अब कैसा महसूस हो रहा है? लड़की अपनी आंखों को बंद करके सर को झुका लेती है और उसका ऊपर में जो ये इन्फेक्शन फैलता जा रहा था पेनिसिलिन को खाने की वजह से पूरी तरीके से डिसअपेयर हो चुका है। और साथ ही उसके पैरों पर जो सूजन हुआ था वो भी गायब हो गया है। ये देखती हुई लड़की बोलती है कि हाँ, अब सारी चीजें नॉर्मल होती जा रही है। मेरे अंदर का जहर और जो सूजन था वो बहुत जल्दी इस जगह पर से गायब हो चुका है। आखिर तुम ये किस तरीके के पेनिसिलिन को मेरे पास लेकर आए थे? लेकिन तभी कुछ लोगों के सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर आने की आवाज हमारी लड़की को सुनाई देता है। वो किनसेंग को पीछे की तरफ में धकेलती हुई कहती है कि लोग ऊपर की तरफ में आ रहे हैं, अच्छा यही होगा कि तुम नीचे की तरफ में रहो जिससे तुम सेफ रहोगे। बेचारा किनसेंग जो रूफटॉप पर छेद बना हुआ था बड़ा सा, अब सीधा उस छेद के नीचे की तरफ में गिरता है और अपने बम के दम पर गिरता है, जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द भी महसूस हो रहा है। और अपने कमर को पकड़ कर कहता है कि मेरा प्यारा सा कमर, ये लोग उसे पूरी तरीके से ब्रेक कर देना चाहते हैं। कैंप नंबर 17 के सारे मेंबर्स ऊपर की तरफ में आ चुके हैं, दरवाजे को खोल रहे हैं, मुस्कुराते हैं और उनका बॉस कहता है कि चलो मेरे भाइयों, जल्दी से उस चुड़ैल को ढूंढो
ढूंढो, जब तक उसका शरीर गर्म है हम कुछ मस्ती उसके साथ में कर सकते हैं यार। साइड के तरफ में अपने नुकीलेदार बेल्ट को पकड़े हुए लड़की कहने लगती है, तो क्या तुम लोग मुझे ढूंढती हुई इस जगह पर आए हो? और उसे सही सलामत देखने के बाद ये सारे लोग बहुत बुरी तरीके से शॉक हो जाते हैं यार। लड़की एक सीरियस लुक में कहने लगती है कि बहुत अच्छा, मैं भी तुम लोगों को ढूंढते हुए तुम्हारे पास ही आने वाली थी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम खुद से इस जगह पर आ जाओगे, लेकिन इससे मेरा फ़ायदा ये हुआ है कि तुम लोगों को ढूंढने के लिए जो टाइम मैं बर्बाद करने वाली थी वो टाइम मेरा बच जाएगा। सारे लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक होकर कहने लगते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अभी तक ये जिंदा है, हमने तो इसके ऊपर पॉइजन से लगा हुआ बुलेट से अटैक किया था। अब इन लोगों में से बहुत सारे लोग घबराकर भागते हुए बोलते हैं कि अब ये जगह हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि वो लड़की एकदम सही सलामत है, वो हमारी जान ले लेगी। अच्छा यही होगा कि इस जगह पर से हम लोग भाग जाएं। इन सारी चीजों को देखने के बाद किनसेन राहत की सांस लेकर कहता है कि चलो अब मुझे उसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपना ध्यान खुद से रख सकती है। और फिर उसकी नजर टेबल पर रखे हुए एक डायरी पर पड़ती है और उसे देखते और पकड़कर कहता है, क्या अभी भी ऐसे लोग हैं जो अपनी दिनचर्या को डायरीज में लिखते हैं? आखिर इसमें लिखा क्या है? राइटर मेरे को बिल्कुल भी नॉर्मल पर्सन नजर नहीं आ रहा। तो आज का दिन है जुलाई 21, 2080, सनी डे। मेरे अपार्टमेंट के सामने में रहने वाली खूबसूरत जवान महिला अपने फ्लोर पर कपड़े सुखाने के लिए आई थी। ये उसका टाइमिंग है कपड़े सुखाने का, जो कि वो डेली काम करती है। मैं बस गैस कर रहा हूँ कि आज भी वो इस जगह पर आएगी। उसका फिगर बहुत ज्यादा कमाल का है और आज का दिन है जुलाई 22, 2080 और आज का दिन भी है सनी डे। कंपनी में एक न्यू और सेक्सी मैनेजर को हायर किया गया है जो कि मेरे नजदीक में ही बैठ रही है। देखकर ऐसा लगता है कि वो डेली एक्सरसाइज करती है। शायद मुझे अपने अपोजिट अपार्टमेंट की औरत के ऊपर में गिव अप कर देना चाहिए। हाल फिलहाल में मुझे एक रूमर सुनाई में आया कि आर वायरस नाम का कुछ चीज है जो पूरे दुनिया में फैलता जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड ना हो, लेकिन मैनेजर के बड़े बड़े बम को देखना मुझे वर्दी लगता है, क्योंकि मुझे उसे देखने के बाद रिफ्रेश महसूस होता है। और हमें एक बंदा टेबल के नीचे दिखाया जाता है और सैंडल पहनी हुई इंजरी और इन्फेक्टेड महिला आगे की ओर में बढ़ रही है। और ये वही मैनेजर है जिसे देखकर ये ठरकी लड़का लार टपका रहा था, और ये लार टपकाने वाला बंदा ही है जो टेबल के नीचे में छिपा हुआ है। और मैनेजर ने शायद अब तक इसे नहीं देखा। मैनेजर जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ करती थी, उसके पीछे ये पागल था, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा बदसूरत है और डरावनी भी, जो इसकी जान को ले सकती है। और बंदा बताने लगता है कि कंपनी शट डाउन हो गया, जितने भी एम्प्लॉयज़ थे वो सारे के सारे क्वारंटाइन कर दिए गए और मुझे भी अपने रूम में लॉक कर दिया गया। मैं अपने रूम से एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकता था। और आज का दिन है जुलाई 24, 2080। आर वायरस ने सिटी में मौजूद ज़्यादातर लोगों को इन्फेक्ट कर दिया गया और गवर्नमेंट ने हम लोगों को थोड़े अमाउंट में फूड को प्रोवाइड करवाया। मैंने रेलिवेंट अथॉरिटी को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन सामने की तरफ से कोई भी आंसर नहीं मिला। ऐसा लगता है कि मैं अब भूखे ही मरने वाला हूँ। और आज का दिन है जुलाई 25, 2080। मैं अपने भूख को अब और ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता। मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज रूल को ब्रेक करके पहली बार रूम से अपना कदम बाहर निकालूंगा और जाकर बाहर के तरफ से अपने लिए कुछ फूड लेकर आऊंगा। ये बंदा जैसे ही आगे की तरफ में बढ़ता है, यहाँ पर कोई भी लोग उसे दिखाई नहीं देते। सिर्फ चल रही है तो हवा, उड़ रहे हैं तो पत्ते। यहाँ पर लोगों का नामो निशान नहीं है। सुपरमार्केट के तरफ में सीन दिखाया जाता है जहाँ लोग फूड के लिए एक दूसरे से मारा पीटी कर रहे हैं। और फार्मेसी की तरफ में भी यही हाल है। यहाँ लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए सारी चीजों को कर रहे हैं जो इंसानियत के विरुद्ध है। ये बंदा कहता है, लेकिन किसी तरीके से मैंने फूड और मेडिसिन का कुछ पैकेट अपने लिए पकड़ लिया और जैसे ही वो मुझे मिला मैं तेजी की रफ्तार से इस जगह पर से भाग गया, क्योंकि इन्फेक्टेड लोग बाइट करने से हम भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इससे मुझे हर हालत में बचना था। और आज है अगस्त 3, 2080। 2 दिन बीत चुके हैं यार, लगातार बारिश चल रहा था। टीवी का अब सिग्नल भी नहीं आ रहा है यार, कुछ भी चीजें पता नहीं चल रही। लास्ट सीन में एंकर ने बताया था कि रेस्क्यू टीम किसी को बचाने के लिए नहीं आने वाली। अगर जिंदा रहना है तो हर किसी को अपने आप से जिंदा रहना होगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि ह्यूमंस जो है वो इमॉर्टल स्पीसीज बनती जा रही है, इसलिए ये वायरस का ज़्यादा समय तक चलन नहीं चलेगा। लेकिन ये मुझे बकवास की बात लगती है यार। आज है अगस्त 17, 2080। मेरे पास जितना भी खाना था वो सारा का सारा ख़त्म हो चुका है। मेरे रूम के बाहर में बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग घूम रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। मैं सिर्फ पानी पी पी कर अपने पेट को भर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक जिंदा रहूँगा। और इन सारी चीज़ों से भी बढ़कर मैं मैनेजर के बड़े बड़े पिछवाड़े को
को याद कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि काश लास्ट बार देखने के लिए वो मुझे मिल जाता। तभी अपोजिट अपार्टमेंट की लेडी चिल्लाती हुई बोलती है कि मेरे नज़दीक मत आओ, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। और ये बंदा चौंक कर सामने की तरफ में देखते हुए कहता है कि ये अपोजिट बिल्डिंग में कुछ हलचल मची है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है। लेकिन इससे तो इन्फेक्टेड लोग और भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे। और वो अपनी आंखों को खोलकर सामने की तरफ में देखता है, जहाँ पर एक बंदा इस लेडी के ऊपर में अटैक करके उसे बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। और लेडी दर्द में बहुत ज़ोर से चीखती है। और ये बंदा कहने लगता है कि उस जवान लड़की को उसके खुद के हस्बैंड ने स्टैब करके जान से मार दिया। लड़की क्योंकि मर चुकी है और उसका हस्बैंड कुछ अजीबोगरीब सी चीज़ें कर रहा है। ये देखते हुए ये बंदा कहता है कि आखिर ये बंदा कर क्या रहा है। और जैसे ही ये बंदा एक सीरियस लुक में पीछे के तरफ में इस बंदे को देखता है, उसके मुंह में हम लोगों को खून नजर आता है, यानी कि वो अपनी वाइफ के मीट को खा रहा है, वो भी कच्चा। जिसे देखने के बाद ये बंदा तो बहुत बुरी तरीके से अनकंफर्टेबल फील करके तेजी की रफ्तार से टॉयलेट की तरफ में भागकर उल्टी कर देता है। और आज है अगस्त 19, 2080। मैंने 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। ऐसा लगता है कि अब मैं मरने ही वाला हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट था। लेकिन बाहर की तरफ में किसी ने मेरे डोर को नॉक करते हुए कहा, क्या कोई अंदर है जिसके पास में पेनिसिलिन हो। और ये बंदा कहता है कि आखिर ये बोल क्या रहा है। फिर वो बताता है कि मैंने पेनिसिलिन के बदले में कुछ फूड एक्सचेंज कर लिया। पेनिसिलिन काफ़ी ज़्यादा काम करता है एंटीबायोटिक के तौर पर। वैसे तो मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि पेनिसिलिन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। जिस मेडिसिन को उस दिन मैं अपने साथ लेकर आया था, आज उसने मेरी जान को बचा लिया। और आज दिन है अगस्त 21, 2080। मैं अपने बालकनी में बाहर का नज़ारा देख रहा हूँ, जहाँ नीचे की तरफ एक बंदा जाकर ज़ॉम्बी के मीट को खा रहा है। यार मैं ये सोच रहा हूँ क्या उसे खाने के बाद उल्टी नहीं हो रहा है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ क्या ये चीज़ सच में खाने लायक है भी या नहीं। यार हम एक बंदे को देखते हैं जिसके हाथों में गोल्ड टाइप का कुछ क्रिस्टल है। और अब समय है अगस्त 30, 2080। मेरे क्लोजेट के अंदर में मैंने जितनी भी पेनिसिलिन रखी हुई थी वो सारी की सारी खत्म हो चुकी है। तो क्या अब मुझे सरवाइव करने के लिए उन सारे बीस्ट को जान से मारना होगा। सितंबर 1, 2080 मैंने डिसाइड कर लिया है कि अपने इस प्रिजन जैसे रूम को छोड़कर अब मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने रूम में बैठे बैठे नहीं मर सकता गधों की तरह। मैं फिजिकली फिट हूँ और इतना तो मैं कर ही सकता हूँ कि अपने जीने के लिए कुछ खाना को ढूंढ सकूं। लेकिन अगर ये काम नहीं करता तो मैं मरे हुए लोगों से बिल्कुल भी कम नहीं होऊंगा। और उसके सामने में एक ज़ॉम्बी आ चुका है, उसका पूरा बॉडी कांप गया है, अपने हाथों में सब्जी काटने वाले छुरी को पकड़े हुए कहने लगता है, तो चलो आ जाओ, आज वो दिन है जहां पर मैं अपने इस जर्नी की शुरुआत करूंगा। और इसी के साथ स्टोरी खत्म हो जाता है, क्योंकि वो बंदा दोबारा अपनी स्टोरी लिखने के लिए इस जगह पर वापस आया ही नहीं। ये देखते हुए किनसेंग कहने लगता है, क्या बस इतना ही। लगता है कि जैसे ही वो इस रूम को छोड़कर गया वो वापस कभी भी नहीं आया। मैं बस यही उम्मीद कर सकता हूँ कि वो किसी तरीके से सरवाइव करने में कामयाब रहा होगा। और अपने मन में कहता है कि अब मैं इस वर्ल्ड के बारे में ज्यादातर चीजों को समझ चुका हूँ, लेकिन इस वर्ल्ड में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पेनिसिलिन, जो उसके जेब में कूट कूट के भरा हुआ है। पेनिसिलिन जो है इस वर्ल्ड में डायमंड से भी ज्यादा प्रेसियस है। पेनिसिलिन ही एक ऐसी चीज है जिसे पाने के लिए हर कोई यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हो जाएगा। मैं इस वर्ल्ड के अंदर में जो चाहे वो पा सकता हूं, लेकिन ये बस बोलने वाली बात है। इस बंदे ने देख लिया है कि किनसेंग के हाथों में पेनिसिलिन का डिब्बा है। वो अपने गन को किनसेंग के पीछे टिकाते हुए बोलता है, तो वो तुम थे जिसके पास में पेनिसिलिन था और वो सरवाइव करने में कामयाब हो गई। किनसेंग तो अपने घुटनों पर आ चुका है और उसके पास से उसने पेनिसिलिन के डिब्बे को भी पकड़ लिया है। देखते हुए बोलता है, ये बॉटल तो पूरी तरीके से भरा हुआ है, अगर इस बॉटल को मैं ऑर्गेनाइजेशन को दे देता हूं तो वो लोग मुझे प्रमोट कर देंगे और उसके बाद मेरा और भी ज्यादा तरक्की होगा। बच्चे, अब तुम्हारे मरने का समय हो चुका है। किनसेंग बोलने वाला था कि रुको रुको रुको, मेरे पास में पेनिसिलिन का डब्बा है। उसके शब्द को पूरा करने से पहले ही लड़की अपनी एंट्री देती हुए कहती है कि उसे शूट बिल्कुल भी मत करना। किनसेंग के सर पर गन को टिकाते हुए गुस्से में ये बंदा कहता है कि नजदीक आने की कोशिश मत करना, वरना मैं इसे यहीं पर जान से मार दूंगा। और लड़की भी अपने गन को ताने हुए कहती है कि अगर तूने उसे शूट करने की हिम्मत की तो याद रखना कि मैं तेरे सर को भी ब्लास्ट कर दूंगी, लेकिन अगर तू उसे जिंदा जाने देता है तो मैं तुझे जान से नहीं मारूंगी। और साथ में तू बाहर के तरफ का आवाज को सुन कि वहां पर क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर खून की नदियां बह चुकी है, बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, जिस वजह से ये म्यूटेंट ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट होकर इसी और आते ही होंगे। अगर तुम इस लड़के को जिंदा छोड़ देते हो तो तुम्हारे पास बचने का एक मौका होगा, और अगर हम लोगों ने चीजों को लंबा खींचा तो तीनों के तीनों इसी जगह पर मारे जाएंगे। ये बंदा भी जानता है कि इसके लिए सही क्या है, वो फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन तीनों के तीनों अब टेरेस के ऊपर
में आ चुके हैं जहां पर इस लड़की ने इस बंदे के ज़्यादातर साथियों को जान से मार दिया है। यार लड़की कहने लगती है कि तुम इसे यहीं पर छोड़ो और इस जगह पर से चले जाओ। शाओ युनलैन, तुमने हमारे बहुत सारे ब्रदर्स को जान से मार दिया है। मैं तुम्हें अगली बार जब मिलूंगा तो आसानी से बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और अपने हाथों पर से एक वेपन का इस्तेमाल करके दूसरे बिल्डिंग पर शूट करता है यार, सीधा किनसेंग को युनलैन की तरफ में ढकेल देता है। युनलैन किनसेंग को संभालने लगती है यार वो तेजी की रफ्तार से इस जगह पर से जाते हुए कहता है कि युनलैन, नेक्स्ट बार जब हम मिलेंगे ना उस वक्त मैं तुझे जिंदा जिंदा काट दूंगा और तेरी मौत बद से बदतर कर दूंगा और तुझे हमारे पास जितने भी ज़ॉम्बीज हैं उन लोगों को सर्व करूंगा और यही मेरे मरे हुए भाइयों का तेरे खिलाफ बदला होगा। अब ये बंदा बदला लेगा या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन किनसेंग के तो मजे ही मजे हो गए हैं क्योंकि वो सीधा जाकर युनलैन की छाती से लग पड़ा है। वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा है स्माइल करते हुए और वहीं पर युनलैन फ्रस्ट्रेटेड होकर कहने लगती है कि बहुत हो गया, तो क्या तुम अब पूरा समय ऐसे ही मेरे से टिके रहोगे? रात का समय हो चुका है, आसपास की गलियों सड़कों के ऊपर में ये ज़ॉम्बीज मंडरा रहे हैं गुर्राते हुए। इन सब नज़ारों को देखते हुए युनलैन कहने लगती है ये जगह ज़ॉम्बीज से बहुत ही ज़्यादा दूर है, इसलिए आज रात के लिए हम यहाँ आराम कर सकते हैं, फिर हम कल इस जगह पर से निकल जाएंगे। अब जबकि हमारे पास में बहुत ज़्यादा टाइम मौजूद है तो मैं तुमसे कुछ बातें पूछना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, आखिर तुम हो कौन और इतने प्रेसियस चीजें जैसे कि पीनट और पेनिसिलिन तुम्हारे पास में क्या कर रहे हैं? किनसेंग अपने मन में कहता है कि युनलैन बहुत ही अच्छी फाइटर है, भविष्य में जाकर मुझे इसकी मदद पड़ सकती है यार, इसके आसपास रहने से ही मैं सेफ रह पाऊंगा। अगर मैं अपने सारी सच्चाई को इसके सामने में रख देता हूँ तो मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, लेकिन अभी के लिए मुझे उसे कुछ एक्सक्यूज देकर टरकाना होगा। फिर वो अपने पास से पेनिसिलिन की एक और डिब्बी निकाल कर युनलैन की तरफ फेंकते हुए बोलता है कि तुम इसे अपने पास रख लो और युनलैन पेनिसिलिन के डिब्बे को देखते हुए बोलती है कि एक और पेनिसिलिन का डिब्बा। किनसेंग कहता है कि ये बोतल मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तुमने मेरी जान को बचाई थी और साथ में अगर तुम मुझसे ये वादा करो कि मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराओगी तो मैं तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट्स दूंगा। तो क्या बोलती हो मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में? युनलैन पेनिसिलिन के डब्बे को देखते हुए कहती है क्या तुम सीरियस हो? और किनसेंग कहता है कि हाँ तुम इसे अपने पास रख सकती हो और इसके साथ साथ मैं तुम्हें वो सारी चीजें दे सकता हूँ जिसकी तुमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। और युनलैन उसकी बातों में सोच में पड़ जाती है और किनसेंग कहता है मुस्कुराते हुए कि हाँ मैं तुम्हें वो सारी चीजें दूंगा जैसे कि डिलीशियस खाना जिसमें हर एक वैरायटी के पकवान मौजूद होंगे। इतने सारे डिलीशियस खाने को इमेजिन करने के बाद युनलैन के मुंह से पानी टपकने लगता है और कहती है कि रुक जाओ, इन सारी चीजों के लिए मैं तुमसे कोई भी वादा नहीं करने वाली और ना ही मैं ऐसे इंसान को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ जो किसी दूसरे ही कैंप से बिलोंग करता है। यार किनसेंग कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो क्योंकि मैं किसी भी कैंप से बिलोंग नहीं करता, तुम मुझे बस एक छोटे से प्यारे से बच्चे के समान समझो जो कि पैराडाइज से तुम्हारे पास इस जगह पर आया है। युनलैन किनसेंग को देखती हुए अपने मन में कहती है कि ये लड़का मुझे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ही लाड़ प्यार से इसे रखा गया था और साथ ही इसने मुझे पेनिसिलिन दिया जिसके बाद मैं सरवाइव करने में कामयाब हो पाई। मैं एडमिट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती लेकिन फिर भी ये मेरा सेवियर है। फिर कहती है कि ठीक है मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मुझे इस बात का कभी भी पता चला कि तुम किसी तरीके से मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो तो याद रखना मैं उसी पल तुम्हें जान से मार दूंगी। और किनसेंग हंसते हुए कहने लगता है कि तुम मुझे ब्रदर सैंग बुला सकती हो और आज के दिन से मेरी प्यारी युनलैन मैं तुम्हारा लकी चार्म हूँ। तो अब जबकि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो ही गया है तो मैं कुछ बातें तुमसे पूछना चाहता हूँ। युनलैन कहती है कि पूछो, आखिर तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? और डूम्सडे क्लासरूम में डूम्सडे का क्लास शुरू हो चुका है जहाँ युनलैन किनसेंग को बताती है कुछ दिनों से इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा थ्रेड बन चुका है आर वायरस और ज़ॉम्बी का कोर। आर वायरस के इन्फेक्शन से कोई भी ह्यूमन ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है और ये माना जाता है कि 80% पॉपुलेशन इन्फेक्टेड हो चुकी है। वर्ल्ड का पॉपुलेशन 9 बिलियन हुआ करता था जो अब 1.5 बिलियन हो चुके हैं जिनमें से 7.5 बिलियन ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। और दूसरा है ज़ॉम्बीडान जिसे हमें ज़ॉम्बी क्रिस्टल बोलना ज़्यादा बेटर होगा। तो ये एक प्रकार का फ्रूट है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकल प्रॉपर्टीज से भरा हुआ है। जिंदा लोगों के द्वारा इसे डायरेक्टली कंज्यूम किया जा सकता है। इसका यूज हम एवोल्यूशनरी मेडिसिन और साथ में एनर्जी रिजर्व के तौर पर कर सकते हैं और जो इसे डायरेक्टली कंज्यूम करता है उसे बहुत ही भारी मात्रा में कम से कम समय में एनर्जी मिल जाती है। इससे तुम्हें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और बहुत कम चांस है कि एवोल्यूशन भी हो जाए। एवोल्यूशनरी फ्रूट हाई प्रोबेबिलिटी में प्रमोट करता है ऑर्गेनिज्म में एवोल्यूशन को, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन पर डिपेंड करता है क्योंकि एवोल्यूशनरी का इफेक्ट डिफरेंट होता है। एवोल्यूशन को 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। लेवल 1 है 20% प्रोबेबिलिटी टू इवॉल्व
और लेवल 2 है 30% प्रोबेबिलिटी टू इवॉल्व और लेवल 3 है 35% प्रोबेबिलिटी टू इवॉल्व। जब हम ज़ॉम्बी कोर का इस्तेमाल एनर्जी सोर्स के तौर पर करते हैं तो उसे या तो अकेले इस्तेमाल कर सकते हैं या कॉम्बिनेशन में, जो कि 1, 3 और 9 का है। इससे एनर्जी का जो टोटल अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाता है और मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ हम कोर के एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वर्ल्ड के अंदर ज़ॉम्बी कोर को हम जनरली करेंसी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि कुछ अलग अलग रिसोर्सेज के तौर पर एक्सचेंज की जा सकती है। लेकिन हर बार आर वायरस अपने आप को डेवलप कर देता है, जिस वजह से ज़ॉम्बी का कोर उतना ज़्यादा कारीगर नहीं होता। लेकिन वहीं पर पेनिसिलिन जो बहुत ही बेहतरीन एंटीबायोटिक है, इसका इफेक्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। लेकिन बुरी बात यह है कि पेनिसिलिन का जो प्रोडक्शन है उसे बंद कर दिया गया है, जिस वजह से उसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। जब से ये डूम्सडे स्टार्ट हुआ है सारे लोग अपने रूल रेगुलेशन को भुला चुके हैं और साथ ही लोगों ने खुद के ऑर्गेनाइजेशन बना दिए हैं जिसे उनके ऊपर वाले लोग रूल करते हैं। और ये है हमारा करंट लोकेशन चेंगजाहू, जहां पर सिर्फ छोटे से 3 ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है जिनके नाम है कैंप 17, अर्थ बिल्डिंग और क्लाइंबिंग एसोसिएशन। और अभी कुछ टाइम पहले जिस ग्रुप से हम मिले थे वो है कैंप 17 के लोग, जो बहुत ही ज्यादा घटिया है क्योंकि वो लोग जलाते हैं, जान से मारते हैं, लूट खसोट करते हैं और उनकी पर्सनैलिटी ट्विस्टेड है। और साथ में वो लोग बहुत बड़े पर्वर्ट भी है। जो मटेरियल उन लोगों को चाहिए होता है उसके लिए वो लोग किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। सारी बातों को अच्छे से सुनने के बाद किनसेंग कहता है कि अब मैं सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा समझने लगा हूं। और युनलेन बाहर देखती हुए कहती है कि आसपास में अभी भी यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज है यार, मैंने तुमसे पेनिसिलिन का एक बॉटल भी लिया है, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहूंगी। लेकिन बाहर देखकर मुझे ऐसा महसूस होता है कि अभी हम अपने बेस में नहीं जा सकते। आज रात आराम करने के लिए हमें एक सेफ जगह ढूंढनी होगी। तुम सो जाओ, मैं जागकर निगरानी करूंगी। किनसेंग कुछ बातें बोलना तो चाहता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता और युनलेन अपनी आंखों को बंद कर लेती है, लेकिन वो सो नहीं रही है बल्कि आंखों को बंद करके आराम कर रही है। और किनसेंग कहने लगता है कि इसके चेहरे को देखो, कोई सोच सकता है कि ये सचमुच में इतनी पावरफुल सर्वाइवर है। किनसेंग सिस्टम के अंदर में आकर कहता है कि सटल जल्दी से मुझे 21st सेंचुरी में वापस लेकर चलो। और सिस्टम कहती है कि इनिशियलाइजिंग माइग्रेशन। किनसेंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है यार। जैसे ही आंखों को वो खोलता है उसके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है और वो कहता है कि मेरा सर तो कुछ ज़्यादा ही दुख रहा है। और तभी हम एक खूबसूरत सी लड़की को देखते हैं जो कि किनसेंग के सामने में आ चुकी है। वो मुस्कुराती हुए कहती है, किनसेंग तो क्या तुम जाग गए? उसे अपने सामने में देखने के बाद किनसेंग तो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है, पसीने में भीग जाता है। ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा घबरा चुका है। किनसेंग जिस बेड पर सोया हुआ था ये लेडी उसके ऊपर में आ जाती है और किनसेंग उसके बम को देखने लगता है। लेडी ब्लश करती हुई कहती है कि तुम्हें आराम से करना चाहिए। और हमारा किनसेंग चौंक कर बोलने लगता है कि मकान मालकिन आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? और ये लेडी कहने लगती है, तुम एक पागल आदमी के द्वारा बेहोश कर दिए गए थे जिसने बिल्डिंग से जंप कर दिया था। डॉक्टर ने कहा है कि तुम खतरे से बाहर हो। तुम बहुत ही किस्मत वाले हो क्योंकि तुम्हारे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट पर मेरा नंबर था, वरना तुम्हारे हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा कौन उठाता? किनसेंग कंफ्यूज होकर बोलता है कि आखिर आपने अपना नंबर मेरे इमरजेंसी कांटेक्ट पे कब सेव किया? लेडी उसके बात को टालते हुए ब्लश करके कहने लगती है, क्या तुम भूखे हो? क्या मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं? लेकिन किनसेंग और भी ज्यादा ब्लश करते हुए कहता है कि नहीं, ये सारी चीजों को यहीं पर रोक दो। और लेडी मुस्कुराते हुए कहने लगती है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ में मजाक कर रही थी। तुम्हारे डिस्चार्ज होने के बाद हम साथ में मिलकर बाहर जाकर खाना खाएंगे। बच्चे, तुम सचमुच में एक ट्रबल मेकर हो, लेकिन फिलहाल तुम्हें कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। मैं बाहर जाकर तुम्हारे खाने के लिए कुछ खरीद कर लेकर आती हूँ। अगर तुम्हें कोई स्पाइसी चीज खाना है तो तुम मुझे बता सकते हो। और किनसेंग कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लेडी कहने लगती है, साथ ही तुम्हारे लास्ट मंथ का रेंट अभी भी पेंडिंग है। किनसेंग अपने आप से कहता है, अब जबकि यहाँ पर कोई भी नहीं है तो क्यों ना मैं इस शटल सिस्टम के बारे में चीजों को अच्छे से जान लूं कि आखिर ये है क्या। ऐसा लगता है कि अगर मैं शटल सिस्टम को पुकारूंगा तो उसका जो कर्सर है वो मेरे हाथ पर अपेयर हो जाएगा। ये तो सचमुच में बहुत ज्यादा सिंपल है। और उसके हाथों में हमें 3 डॉट दिखाई देते हैं, जिनमें से एक डॉट है स्टोरेज का, दूसरा डॉट है शटल का और तीसरा डॉट है रिचार्ज का। किनसेंग अपने आप से कहता है, तो आखिर मैं इसे कैसे चार्ज करूंगा या फिर ये अपने आप से ही चार्ज हो रहा है? लेडी अपनी एंट्री देती हुई कहती है कि मैं वापस आ गई। सचमुच में आज का दिन बहुत ज्यादा थकावट वाला रहा। और किनसेंग आगे बढ़ते हुए कहता है, चलो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। और लेडी बोलने लगती है कि तुम उठना बिल्कुल भी मत, तुम अपनी जगह पर रहकर आराम करो। अभी तुम सिर्फ एक पेशेंट हो और पेशेंट को सिर्फ आराम ही करना चाहिए। और किनसेंग अपने मन
में कहता है कि ये मेरी मकान मालकिन है और साथ ही एक रिच आदमी की डॉटर भी है और मैं बिना देखे ये बता सकता हूँ कि ये मुझे लाइक करती है। और दूसरी तरफ मैं जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है यार, मैं वो खुशियाँ इसे नहीं दे सकता जिसकी ये हकदार है। इसी वजह से मैं इसके फीलिंग को अब तक रिस्पॉन्ड नहीं देता आया। लेकिन अब जबकि मेरे पास में सटल सिस्टम है तो चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। मैं दो वर्ल्ड के अंदर में मटेरियल्स को बेचने का काम कर सकता हूँ जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा और पैसे आने के बाद शायद मैं यार ये कभी, और इसी के साथ एक डोर ओपन होता है और सब लोग सामने की तरफ में देखते हैं और लेडी कहने लगती है कि अंकल जाओ, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ पर आने के लिए किसने कहा था। और मिस्टर झाओ कहने लगते हैं कि सु, तुम्हारे डैड ने मुझे यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए बुलाया है क्योंकि आज गुंडोंग पैलेस के अंदर में तुम्हारा डिनर है। सु कहती है कि आपको मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके साथ मैं कहीं भी नहीं जाने वाली, क्योंकि मेरे पास करने के लिए और भी दूसरे काम है। लेकिन अंकल जाओ तो कहाँ मानने वाले हैं, वो सु को पकड़ते हैं और दरवाजे की तरफ में ले जाते हैं और सु बोलने लगती है कि मैं कहीं भी नहीं जा रही अंकल जाओ, आप यहीं पर रुक जाइए और मुझे पुश करना बंद कीजिए। लेकिन अंकल जाओ कहने लगते हैं कि तुम्हें इस पार्टी को अटेंड करना ही होगा, ये तुम्हारे फादर का ऑर्डर है। लेकिन सु मना करने की कोशिश करती है लेकिन कहाँ मानते हैं, वो उसे डोर के बाहर कर देते हैं। और मिस्टर जाओ कहने लगते हैं कि अब तुम बाहर की तरफ में हमारा इंतजार करो। और सु कहती है कि आखिर अब आप क्या करने वाले हैं। और जाओ कहने लगते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा, तुम बस थोड़ी देर इस जगह पर इंतजार करो। और डोर को जैसे ही क्लोज करते हैं अब ये दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। किनसेंग बोलता है कि आखिर क्या आपको मेरे से कुछ काम है। और जाओ कहने लगते हैं मेरे ख्याल से हम दोनों के बीच में इस बारे में पहले ही बातें हो गई थी, आखिर तुम दोनों एक दूसरे के साथ में क्यों मंडरा रहे हो, क्या तुम्हें पैसे जो मैंने ऑफर किए थे वो इनफ नहीं है, अगर तुम्हें और ज्यादा पैसे चाहिए तो मैं अरेंज कर सकता हूँ, तुम्हें इतने ज्यादा घमंडी बिहेव करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ये बात अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि तुम दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, उसके फादर बहुत ज्यादा रिच है, इस वजह से तुम दोनों को वो साथ होने तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। और किनसेंग कहने लगता है क्या होगा कि अगर मैं भी रिच बन जाऊं। झाओ थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और कहता है कि बच्चे लोग रातों रात अमीर नहीं बनते, लेकिन तुम्हारे पास्ट लाइफ को इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें यह पता चला है कि तुम्हारी पूरी लाइफ जो है वो गरीबी में गुजरी है, इस वजह से तुम अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी अमीर नहीं हो पाओगे। ये बात हमारे किनसेंग के दिल पर लग चुकी है। हमें बाहर रोड की तरफ का सीन दिखाया जाता है और साथ ही ज़ॉम्बी वर्ल्ड के तरफ का, जहां पर हमारी युनलेन कहने लगती है कि किनसेंग जल्दी से जाग जाओ, इस जगह पर से निकलने का समय हो चुका है, नीचे के रोड में ज़ॉम्बीज भरे हुए हैं, हमें दूसरे रास्ते से जाने में कम से कम 1 घंटे का समय लगेगा या फिर उससे थोड़े ज़्यादा का। और नीचे में ज़ॉम्बीज जो है वो मुस्कुराते हुए ह्यूमंस मीट का इंतज़ार कर रहे हैं और ये दोनों टेरेस पर चलते हुए आगे की ओर में बढ़ रहे हैं। और किनसेंग बोलने लगता है कि मेरा इंतज़ार करो, मैं तुम्हारी तरह इस तरीके से चलने का आदी नहीं हूँ। और युनलेन कहने लगती है कि ये जगह वही है जहाँ पर हम दोनों को आना था, और फिर अपने पास से कुछ निकालती है और सीधा सामने के दीवार पर मारती है। ये देखकर किनसेंग तो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है और स्लोली एक रास्ते के समान पुल बनता हुआ हमें दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद किनसेंग तो बहुत बुरी तरीके से चौंक जाता है। और हमारी युनलेन आगे बढ़ती हुई कहती है कि ये है हमारा बेस। किनसेंग कहता है कि तुम लोगों ने अपने बेस को तो बहुत ही अच्छी तरीके से बाहर के लोगों से छुपा कर रखा हुआ है, कोई सोच भी नहीं सकता कि इसके अंदर में तुम्हारा बेस भी हो सकता है। युनलेन किनसेंग की बातों को नजरअंदाज करती हुई एक रूम की तरफ आगे बढ़ने लगती है और एक बेड पर हमें लड़की दिखाई देती है जो कि युनलेन की सिस्टर है। वो कहने लगती है कि यूरो देखो, मैं तुम्हारे लिए पेनिसिलिन को लेकर आ चुकी हूँ। और किनसेंग पीछे से इस नज़ारे को देखता है यार, चौंक जाता है क्योंकि शायद उसकी सिस्टर की हालत सचमुच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब है यार। ये लड़की की हालत सचमुच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उसके पूरे बॉडी इन्फेक्टेड हो चुका है, उसके बॉडी पर पट्टियाँ लगी हुई है, चेहरा फटा हुआ है। वो लड़खड़ाती जवाब में कहने लगती है कि बड़ी बहन। युनलेन पेनिसिलिन का एक टेबलेट निकालकर अपनी सिस्टर यूरो के मुंह पर डालती हुए कहती है कि जल्दी से तुम इस मेडिसिन को खा लो, इसके बाद तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। किनसेंग पूछता है तो क्या ये तुम्हारी सिस्टर है, आखिर इसके साथ में ये क्या हुआ है। युनलेन कहती है कि वो एक ज़ॉम्बी के द्वारा स्क्रैच कर दी गई थी, कल मैं बाहर इसीलिए गई थी ताकि म्यूटेंट ज़ॉम्बी को खत्म करके उसके कोर को एक्सचेंज कर सकूं पेनिसिलिन के लिए। उसके बाद का बाकी सारी चीजें तुम अच्छी तरीके से जानते हो, वो बस हमारे लिए एक ट्रैप था कैंप 17 के तरफ से। यूरो का इन्फेक्शन लगभग गायब हो चुका है। वो कहती है कि बिग सिस्टर क्या आपके ऊपर में कल अटैक किया गया था, क्या आप ठीक तो है ना। और युनलेन कहने लगती है कि तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे मैं एक फ्रेंड को अपने साथ यहाँ पर लाई हूँ, यही वो है जिसने मुझे पेनिसिलिन दिया था, अगर ये वहाँ पर नहीं होता तो तुम आज मुझे अपने सामने में नहीं देख पाती। यूरो
बोलती है कि अगर बात ऐसी है तो हमारे सेवियर का मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। किनसेंग बोलने लगता है कि कोई बात नहीं यार, अपने मन में कहता है ये सचमुच में बहुत बड़े चमत्कार की बात है कि इस इन्वायरमेंट में रहते हुए भी ये दोनों सरवाइव कर पाई, क्योंकि बाहर की तरफ में भयंकर ज़ॉम्बीज है जो ह्यूमंस को देखते ही उन्हें चीर फाड़ के राइट कर देते हैं। यार ये बहुत ही डरावना और खतरनाक है। युनलेन जो खाना पका कर लाई है वो हमारे किनसेंग को देती हुए कहती है कि मेरे पास कुछ खाना रखा हुआ था जो मैं पकाकर तुम्हें देना चाहती हूँ। और किनसेंग हंसते हुए बोलता है कि ये तो बहुत बढ़िया है क्योंकि मुझे भूख लग ही रहा था, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय से दौड़ भाग कर रहा हूँ। और जैसे ही वो एक स्पून अपने मुंह में डालता है यार, कहता है कि ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है यार, बड़े ही चाव से चबाने लगता है। फिर उसे एहसास होता है कि इसका टेस्ट बहुत ही गंदा है यार, वो वाक करके पूरी तरीके से खाने को बाहर उगेल देता है। और युनलेन पूछने लगती है कि यार ये इतना भी बुरा नहीं था, आखिर तुम इतने बुरी तरीके से उल्टी क्यों कर रहे हो, क्योंकि मुझे तो ये ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। और किनसेंग कहने लगता है क्या तुम यूजुअली ऐसे खानों को खाती हो। युनलेन कहती है कि आखिर तुम इतना रो क्यों रहे हो, क्या ये सचमुच में इतना गंदा टेस्ट कर रहा है। और किनसेंग कहने लगता है कि ये गंदा टेस्ट नहीं कर रहा है बल्कि बद से बदतर टेस्ट कर रहा है। किनसेंग कहता है कि आज के बाद से हम इस तरीके का घटिया खाना कभी भी नहीं खाएंगे। और युनलेन खाती हुई बोलती है कि आखिर हम इसे क्यों नहीं खाएंगे, इसे पाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, तुम्हें आइडिया भी नहीं है। और किनसेंग कहता है कि तुम्हें अपने मुंह को खोलना चाहिए और अपने पास से एक चीज़ निकाल कर सीधा युनलेन के मुंह के अंदर में घुसेड़ देता है। और जैसे ही युनलेन उसका टेस्ट करती है वो बोलती है ये तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है यार, सीधा हेवन में पहुंच जाती है। यार कहती है इसका जो फ्रेग्रेंस है वो रिच मिल्की फ्रेग्रेंस है यार, साथ में कितना ज़्यादा रिफ्रेशिंग स्वीटनेस से भरा हुआ है। किनसेंग युनलेन के सामने हाथ हिलाकर बोलता है क्या तुम ठीक हो, आखिर तुम मूव क्यों नहीं कर रही हो, ये तो बस एक रैबिट टॉफी था, जल्दी बताओ तुम ठीक तो हो ना। और युनलेन कहने लगती है ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था। और किनसेंग कहने लगता है कि मेरे पास में बहुत सारे रखे हुए हैं। और फिर से वो निकालता है, लेकिन युनलेन तो अपना मुंह को खोले हुए रैपर के साथ ही आगे की तरफ में बढ़कर सीधा हमारे किनसेंग के हाथ को भी अपने मुंह में भर लेती है। गप 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 करके खाने लगती है। और किनसेंग बोलने लगता है कि मेरे हाथ को खाना बंद करो, आखिर तुम ये क्या कर रही हो, जल्दी से इसे बाहर निकालो। लेकिन युनलेन तो किनसेंग की बात सुनती ही नहीं है, वो उसके लार जो है वो हमारे किनसेंग के हाथों में फैल चुके हैं। और किनसेंग धीरे धीरे करके अपनी उंगलियों को निकालता है और युनलेन के मुंह से करके आवाज़ आती है। तो समझ सकते हो युनलेन की अभी हालत क्या है, क्योंकि वो जानता है कि ये कब किया जाता है। युनलेन के चेहरे पर उसके थूक दिखाई देते हैं और हमारा किनसेंग बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा है, उसके हाथों में भी युनलेन का थूक लटका हुआ है। युनलेन बोलने लगती है कि आखिर मुझे और क्यों नहीं दे रहे तुम। और हमारा जो किनसेंग है जितना भी उसके पास में चॉकलेट रहता है वो सब टेबल पर रख देता है। और एक चॉकलेट को लेकर वो सीधा अपनी सिस्टर यूरो के पास में पहुँच उसे खिलाते हुए बोलती है कि यूरो इसे ट्राई करो। और यूरो बोलती है कि सिस्टर ये तो सचमुच में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है था, आखिर ये था क्या। और युनलेन कहने लगती है कि इसे रैबिट टॉफ़ी कहा जाता है जो कि मुझे हमारे न्यू ब्रदर ने अभी अभी दिया है। और यूरो बोलती है कि सचमुच में ये बहुत बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, मैंने ज़िंदा रहते समय ही इस तरीके की चीज़ को खा लिया है, अब मरने का मुझे बिल्कुल भी गम नहीं होगा। इन दोनों की इतनी गरीबी को देखते हुए हमारा किनसेंग तो आंसुओं को बहाना शुरू कर देता है और कहता है ये दोनों बहनें कितनी ज़्यादा गरीब है, मुझे इन्हें देखकर बहुत ही दुख लगता है। और उसके पास में जितने भी खाने का सामान रहता है, चिप्स, पोटैटो, फलना ढेकना हेक्टा, सब कुछ वो टेबल पर रखते हुए बोलता है लो इसे भी खा लो, मैं तुम लोगों की ये दुर्दशा नहीं देख सकता। और ये सब कुछ देखने के बाद युनलेन तो शॉक होकर बोलती है क्या आखिर तुम्हारे पास ये सारे स्नैक्स कहाँ पर से आए, मैंने तो इन्हें सिर्फ बुक्स में देखा था, आज पहली बार है कि इन सबको मैं अपने आंखों के सामने में देख रही हूँ। किनसेंग कहता है कि तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ों को मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ, चिंता मत करो, यहाँ पर से कुछ भी चीज़ें गायब नहीं होने वाली, ये सारी की सारी तुम्हारी है और मेरे पास बहुत सारा रखा हुआ है, मैं वो सब कुछ तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। और युनलेन एक टक निगाहों से हमारे किनसेंग को देखने लगती है और अपने पास का जो पोटली है उसे निकाल कर किनसेंग को देती हुए कहती है कि लो बदले में मैं तुम्हें ये देना चाहती हूँ। पोटली को देखते हुए किनसेंग कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है कि आखिर ये क्या है। और युनलेन बोलती है कि ये ज़ॉम्बीज़ का कोर है जो मैंने काफ़ी लंबे समय से कलेक्ट करके रखा हुआ था, अब जबकि तुमने
हमारी इतनी मदद की है, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हें बदले में कुछ दूं। पोटली जैसे ही किनसेंग के हाथ के नजदीक में आती है, उसके हाथ में कुछ हलचल होती है। उसे देखते हुए किनसेंग अपने मन में कहने लगता है, जैसे ही ज़ोंबी कोर मेरे लेफ्ट हैंड के नजदीक आया, तब मेरा लेफ्ट हैंड में जो मार्क था वो जलन करने लगा। क्या इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है? और युनलेन से कहता है कि ठीक है, मैं इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या तुम श्योर हो कि तुम सारा का सारा ज़ोंबी कोर मुझे देना चाहोगे? क्योंकि तुमने जैसा कहा था कि ये बहुत ही ज्यादा प्रेसियस है यार, तुमने बड़े मेहनत से इसे इकट्ठा किया था। युनलेन कहती है कि ये पेनिसिलिन जो तुमने मुझे दिया था, उसके इस्तेमाल से मेरी सिस्टर और मेरी दोनों की ही जिंदगी बची है। साथ में तुमने हमें बहुत सारा फूड भी दिया था। इसके एवज में ये जो ज़ोंबी कोर है बिल्कुल भी वर्दी इट नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतने ही ज़ोंबी कोर इकट्ठे कर पाई थी। मैं तुम्हें बाकी के ज़ोंबी कोर धीरे धीरे करके वापस कर दूंगी। किनसेंग कहता है कि अरे नहीं, क्या तुम लोगों के पास में कोई रेस्ट रूम है, क्योंकि मुझे उसे इस्तेमाल करना है। और युनलेन कहती है कि रेस्ट रूम बस आगे के कॉर्नर में मौजूद है। और किनसेंग ज़ोंबी कोर से भरे हुए पोटली को हाथ में लिए हुए आगे बढ़कर कहने लगता है कि ठीक है, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। और वो टॉयलेट की तरफ में जाता है, जहाँ टॉयलेट की हालत बद से बदतर है। उसे देखते हुए इसके नाक बन जाते हैं। वो कहता है कि छी, ये कितना गंदा टॉयलेट है, सचमुच में ये एंशियंट टाइम का टॉयलेट लग रहा है। और इसके होल को तो देखो, ये तो सचमुच में बहुत ज़्यादा गहरा है। फिर अपने पैंट चड्डीज को निकालते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, सबसे पहले हमें फ्रेश हो जाना चाहिए। और ज़ोंबी कोर्स को देखते हुए कहता है कि अब जबकि मेरे आसपास में कोई भी नहीं है, तो क्यों ना मैं इन ज़ोंबी कोर्स के बारे में और ज़्यादा स्टडी कर लूं। जैसा कि मैंने सस्पेक्ट किया था कि मेरे हाथ और इस ज़ोंबी कोर के बीच में कुछ कनेक्शन है, क्योंकि इसे नज़दीक लाते ही दोबारा मेरा हाथ गर्म हो रहा है। लेकिन ये क्या, ये तो मेरे हाथों से ही गायब हो गया। और सिस्टम अपेयर होकर कहता है, सिस्टम प्रॉम्प्ट सक्सेसफुली पावर अप हो चुका है। डायमेंशनल शिफ्ट 2 से इंक्रीज हो चुका है। टोटल डायमेंशनल शिफ्ट है 3। किनसेंग कहता है, अच्छा तो पावर अप का इस्तेमाल डायमेंशनल शिफ्टिंग के लिए किया जाता है। तो चलो फिर कुछ और ज़ोंबी कोर्स को ऐड करके देखते हैं यार, पता चल जाएगा कि उसके बाद क्या होता है। और कंटिन्यूअसली पावर अप कंप्लीटेड का नोटिफिकेशन आने लगता है। साथ ही ये जो ज़ोंबी कोर्स है वो अनस्टेबल होकर इस बड़े से एंशियंट टाइम के शौचालय के अंदर में गिरने लगते हैं, जिस बात का अंदाजा किनसेंग को बिल्कुल भी नहीं है। और सिस्टम प्रॉम्प्ट टोटल डायमेंशनल शिफ्ट 9 हो चुका है, लेकिन किनसेंग की बेवकूफ़ी की वजह से बहुत सारे ज़ोंबी कोर्स वेस्ट हो चुके हैं टॉयलेट के अंदर में गिर के। और फिर किनसेंग देखते हुए कहता है कि अब ये 9 हो चुका है, मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही काफ़ी रहेगा, बाकियों को मैं नेक्स्ट बार यूज़ करने के लिए सेफली अपने पास में रखूंगा। और जैसे ही थैली के अंदर देखता है, वहां पर बचे कुचे 2 ही ज़ोंबी कोर्स नजर आते हैं। किनसेंग कंफ्यूज हो जाता है, कहता है चिल्लाते हुए, क्या आखिर मेरे ज़ोंबी कोर्स कहां पर चले गए? मुझे अच्छे से याद है कि पूरा का पूरा ये बैग ज़ोंबी कोर्स से भरा हुआ था, लेकिन अब इसमें सिर्फ 2 ही ज़ोंबी कोर्स बचे हुए हैं। फिर किनसेंग की निगाहें टॉयलेट की तरफ जाती है, जहां से बदबू मार रहा है। वो कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे ज़ोंबी कोर्स इसके अंदर गिर चुके हैं और वो बेचारा समझ नहीं पा रहा कि उसके साथ में ये क्या हो गया। उदास मन से वो टॉयलेट को ही देख रहा है। फिर वो बाहर निकल जाता है, उसका मुंह पूरी तरीके से उतर चुका है। वो देखते हुए युनलेन कहती है कि आखिर तुम्हारे साथ में क्या हुआ, तुम्हारा फेस इतना उतरा हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? और किनसेंग कहता है कि कुछ नहीं हुआ है, बस मेरा पेट खराब है। लेकिन हमको तो पता है उसका पेट नहीं बल्कि उसका किस्मत खराब है यार। फिर हमें बाहर के तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ गुर्राते हुए रोड पर चल रहे हैं। और फिर से हमारी युनलेन खाना पका कर ले आई है यार। कहती है कि चलो अब खाना खाने का समय हो चुका है, मैंने खाना पका लिया है। ये देखते हुए किनसेंग चौंक जाता है यार, मुंह बनाते हुए बोलता है कि आखिर तुम इसे दोबारा से क्यों खा रही हो? क्या मैंने तुम्हें बहुत सारे फूड्स नहीं दिए थे? और युनलेन कहने लगती है, आखिर इतने प्रेसियस खाने को तुम एक ही बार में कैसे खा सकते हो? और इसके अलावा इस खाने को मैंने बड़ी मुश्किल से सेवर में से कलेक्ट किया था, इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया था, हम इसे ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकते यार। जैसे ही वो स्पून से खाने के लिए आगे बढ़ती है, किनसेंग उसके हाथ को रोकते हुए बोलता है कि तुम चिंता मत करो, अब से तुम्हारे पास फूड की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। और युनलेन कंफ्यूज होकर बोलने लगती है, लेकिन तुमने तो अपना सारा खाना हमें दे दिया था, क्या तुम्हारे पास अभी भी खाना बचा हुआ है? यार किनसेंग अपने मन में कहने
लगता है इसे ये बात बिल्कुल भी नहीं पता है कि मेरे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर में स्टोरेज स्पेस मौजूद है। ये सच में बड़े स्ट्रेंज वाली बात होगी कि अगर मैं एक ही बार में बहुत सारा खाना निकाल कर इसे दे दूं, जो खाना अभी मेरे पास में मौजूद है वो 3 लोगों के लिए बिल्कुल भी इनफ नहीं है। मुझे वापस जाकर अपने इस स्टोरेज को और ज्यादा भरना होगा खाने से। और खांसते हुए बात बनाकर कहने लगता है कि असलियत में मैं एक मर्चेंट हूँ जिसके पास कुछ ही दिनों में लोग खाना डिलीवरी करने के लिए आ जाते हैं, इसलिए मेरे पास खाने की बिल्कुल भी कमी नहीं है। युनलेन कंफ्यूज होकर बोलती है कि मर्चेंट, आखिर इसके बारे में पहले तुमने हमें क्यों नहीं बताया। और किन्सन कहने लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर में पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अब मुझे तुम्हारे ऊपर में पूरा भरोसा है। तुम चिंता मत करो, हमारे पास कल तक बहुत सारा खाना वापस आ जाएगा। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां आगे बढ़ते हुए किन्सन कहता है कि मैं सप्लाईज को लेने के लिए जा रहा हूं, तुम लोग मेरा इंतजार करना। युनलेन कहती है ठीक है, हम तुम्हारा यहीं पर इंतजार करेंगे। यार साथ ही उसके नजदीक में जाकर उसे एक बहुत ही छोटा सा गन देती हुए कहती है कि इसे अपने साथ में ले जाओ। और उसकी साइज को देखते हुए किन्सन बोलने लगता है ये गन तो बहुत ज़्यादा छोटा है। और युनलेन कहने लगती है कि इसके साइज में मत जाओ, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये एक डेडली असेशन वेपन है। अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ जाते हो तो उस समय ये तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आएगी। क्या तुम सच में अकेले जाना चाहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ में चल सकती हूँ। और किन्सन कहता है कि नहीं, मैं अकेले ही जाऊँगा, तुम बस मेरा वापस आने का इंतजार करो। ये सारी बातें बोलती हुए किन्सन दरवाजे को बंद करके चला जाता है सप्लाईज को लेने के लिए। और पीछे की तरफ हमें दिखाया जाता है युनरू इजिप्ट की मम्मी की तरह पीछे आकर कहने लगती है कि सिस्टर। युनलेन पीछे मुड़कर देखती है और खुश होकर उसके नजदीक जाकर बोलती है कि युनरू तुम अब चल सकती हो। और युनरू कहती है कि हाँ, मेडिसिन जो उस लड़के ने हम लोगों को दिया था वो सच में बहुत अच्छे से काम करता है। युनलेन कहती है ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। युनरू कहती है कि सिस, मेरे ख्याल से सीक्रेटली जाकर आपको उसको फॉलो करना चाहिए कि आखिर वो कहाँ पर जा रहा है। युनलेन कहती है लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी यार। युनरू कहती है क्योंकि उसका जो अपीयरेंस और एक्शन है वो इस जगह का मुझे नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे कि इस वर्ल्ड के रूल्स है वो बिल्कुल भी अनजान है। और उसने जो अपने बारे में कहा था कि वो एक मर्चेंट है, मुझे लगता है कि उसने मनगढ़ंत कहानी आपको बताई है। भले ही वो हम लोगों के साथ में बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, लेकिन हम हर किसी के ऊपर में ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो भी इतने आसानी से। और वहीं पर किन्सन एक जगह पर पहुंचकर कहता है कि मैं काफ़ी लंबे समय से चलते हुए इस जगह पर आया हूं और ऐसा लगता है कि वो शायद मुझे अब फॉलो नहीं कर रही है। किन्सन अपने हाथ को आगे करते हुए कहता है कि सिस्टम जल्दी से डायमेंशनल शिफ्ट को ओपन करो। और सिस्टम कहता है कि इनिशिएटिंग डायमेंशनल शिफ्ट। और फिर हमारा जो किन्सन है वो अपने रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है। यार बेड पर उठते हुए कहता है सबसे पहले मुझे इस जगह पर से निकलना होगा क्योंकि मैं और ज़्यादा हॉस्पिटल का बिल बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और सीधा बाहर निकल जाता है और कहने लगता है अपने आप से कि मुझे अब तक 1 महीना से ऊपर हो चुका है, जॉब भी नहीं मिला और मेरे जितने भी सेविंग्स थे वो लगभग खत्म होने वाले हैं। एक बार के लिए तो मुझे यकीन हो ही गया था कि मैं बहुत जल्द अमीर होने वाला हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी भी मैं वो टूटा हुआ लूजर ही हूं। वैसे भी चलो अब सप्लाई कलेक्ट करने का समय हो गया है क्योंकि उसे लेकर मुझे एपोक्लिप्स वर्ल्ड में वापस भी जाना है। खाना और मेडिसिन एपोक्लिप्स वर्ल्ड में बहुत ज्यादा प्रेसियस है, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे मैं उन लोगों को सेल कर सकूं। अगर मैं फैक्शन 17 के पास में जाऊं तो वो इतने घटिया और ब्रूटल्स हैं कि वो लोग मेरे सारे सामान को लूट लेंगे और साथ ही मुझे जान से भी मार देंगे। युनलेन बहुत ज्यादा स्किल्ड है लेकिन उसके पास वेपन्स की कमी है, इसलिए वो सिर्फ मुझे ज़ॉम्बीज से ही प्रोटेक्ट कर पाएगी। लेकिन युनलेन ने मुझे ये बात भी बताई थी कि यहाँ पर और भी फैक्शंस है जो कि ओपन माइंडेड है, हो सकता है कि मैं उन लोगों के साथ में ट्रेड कर पाऊं। शॉप वाला बंदा कहता है कि सर आपका टोटल होता है 1054 युआन। किन्सन कहता है कि ठीक है और फिर हमें उसके घर के तरफ का सीन दिखाया जाता है जहां वो सारे सामानों को पैक करके अपने रूम पर आ चुका है और कहता है इन सारे सामानों को मुझे सिस्टम स्टोरेज स्पेस के अंदर में ही रख लेना चाहिए। मुझे अपने पास एक्स्ट्रा क्लोथ्स भी रख लेने चाहिए क्योंकि डायमेंशनल शिफ्ट के दौरान एक ज़ॉम्बी कोर का आधा पावर यूज होता है, तो मुझे शिफ्ट को थोड़ा सा मिनिमाइज करना होगा। मेरे ऊपर में इतनी भारी मुसीबत बिल्कुल भी नहीं आती अगर मैं उस घटिया से टॉयलेट के अंदर में नहीं जाता, क्योंकि मुझे वो ज़ॉम्बी कोर दोबारा कभी भी नहीं मिला। और दूसरे वर्ल्ड में युनलेन कंफ्यूज होकर कहने लगती है बड़े ही स्ट्रेंज वाली बात है कि मेरे पलक झपकते ही किन्सन डिसअपेयर हो गया। मेरा ट्रैकिंग स्किल सचमुच में बहुत ज्यादा बुरा है। ये लोकेशन आसपास के पूरे जगह का सबसे अच्छा व्यू दिखाता है। मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि वो मुझे कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा।
किनसेंग की बॉडी ब्लू कलर से फ्लैश करने लगती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है तो चलो इन सारे सामानों को मैं अपने हाथों में ले लेता हूँ जिससे उन लोगों को मेरे ऊपर शक नहीं होगा। और फिर वो ज़ॉम्बी वर्ल्ड में पहुंच चुका है। वो डरते कांपते आगे बढ़ते हुए कहता है कि लास्ट टाइम जब इस रास्ते से मैं गुजरा था तब उस वक्त यहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं था। लगता है ये जगह भी अब खतरे से खाली नहीं है, तो मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा आने जाने के लिए। और जैसे ही वो दूसरे रास्ते पर पहुंचता है वो और भी ज्यादा शॉक होकर कहने लगता है कि आखिर इस जगह पर ये चल क्या रहा है, यहाँ पर तो और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज आ चुके हैं। युनलेन प्लीज जल्दी से आओ और मुझे इन सारे ज़ॉम्बीज से निकाल कर अपने साथ बेस पर ले चलो। किनसेंग जो बिल्डिंग के टॉप के फ्लोर पर मौजूद है उसके निचले फ्लोर पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज अपने हाथ को आगे बढ़ाए हुए गुर्रा रहे हैं और सामने है पतली सी रस्सी जिससे चलकर आगे बढ़ते हुए अब हमारा किनसेंग जाने वाला है। ये जगह खतरे से खाली नहीं है। वो कहता है क्या सचमुच में मुझे इस रास्ते से चलना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मुझे नहीं लगता कि मैं इस रास्ते से जिंदा आगे बढ़ भी पाऊंगा। शायद मेरे लिए अच्छा यही होगा कि मुझे पीछे हट जाना चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ अपनी जान का खतरा बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। लेकिन जो ज़ॉम्बीज़ है वो किसी तरीके से हमारे किनसेंग के फ्लोर वाले तक पहुँच चुके हैं और सारे गुर्राते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। उन्हें देखकर किनसेंग बहुत ज़्यादा शॉक होकर घबराहट में चीखने चिल्लाने लगता है और ये ज़ॉम्बी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहा है गुर्रा कर आवाज़ करते हुए और सीधा किनसेंग के नज़दीक में पहुंचकर उसके ऊपर में अटैक करता है, जिस वजह से किनसेंग का जो बैलेंस है वो अनस्टेबल हो जाता है और वो उस फ्लोर से अब नीचे गिरने ही वाला है। बेचारा बहुत बुरी तरीके से घबरा चुका है। हमारा किनसेंग नीचे की तरफ में गिर रहा था लेकिन किसी तरीके से उसने सामने पड़ी एक रस्सी को पकड़ लिया है जिस वजह से वो गिरने से बच गया। लेकिन ये ज़ॉम्बीज़ जो है उनमें तो दिमाग नाम की चीज़ ही नहीं है। वो लोग कंटिन्यूअसली उसका पीछा करते हुए अब उस टॉप के फ्लोर से नीचे की ओर में गिरने लगते हैं। लेकिन हमारा किनसेंग वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है इस रस्सी को पकड़े हुए। उसके हाथ से पसीने छूट चुके हैं। किनसेंग चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से डायमेंशनल शिफ्ट को जल्दी से ओपन करो और सिस्टम कहता है पैसिव स्किल क्विक क्लाइंबिंग एक्टिवेट कर दिया गया है, क्या इसे आप अपग्रेड करना चाहेंगे। किनसेंग कहता है कि अब मैं और ज़्यादा होल्ड नहीं करता, जल्दी से डायमेंशनल शिफ्ट को अभी के अभी ओपन करो। और सिस्टम कहता है कि आपके पास में 7 स्किल पॉइंट्स मौजूद है। पैसिव स्किल को एक्टिवेट करने के लिए 1 पॉइंट लगेगा और जितनी बार आप उसे अपग्रेड करेंगे हर बार उसका डबल कॉस्ट होगा। किनसेंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, उसकी नसें दिख रही है, हाथ कांप रहे हैं। वो कहने लगता है फ्रस्ट्रेटेड होकर आखिर तू किस तरीके का सिस्टम है, जल्दी से अपग्रेड करना शुरू कर। और सिस्टम कहता है पैसिव स्किल क्विक क्लाइंब अपग्रेड हो चुका है 2 बार, कंज्यूम 1+2 यानी कि 3 स्किल पॉइंट्स। फिर सिस्टम की तरफ से एक बीप का साउंड सुनाई देता है यार। किनसेंग के बॉडी से लाइटनिंग गुजरने लगती है। ऐसा लगता है बेचारे को बहुत ही जोर का झटका लग रहा है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि किनसेंग पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुका है। वो अपने एक हाथ से रस्सी को पकड़कर दूसरे हाथ को रस्सी से छुड़ाकर कहने लगता है ये तो सचमुच में बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। मैं अब बड़े ही आसानी से इस तरीके के वायर पर अपने एक हाथ से आगे बढ़ सकता हूँ। ये तो सचमुच में इनक्रेडिबल है। इतना ही नहीं बल्कि बिना किसी मुश्किलातों के मैं बड़े ही आराम से इस पतली सी रस्सी में चल भी सकता हूँ। मैं ऐसे चल रहा हूँ जैसे कि किसी रास्ते पर चल रहा हूँ। ये तो बहुत ही ज़्यादा कूल है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं तो स्पाइडरमैन बन चुका हूँ। और वो उन रस्सी पर लटकते हुए स्पाइडरमैन की मिमिक करना शुरू कर देता है। इस नज़ारे को देख रही होती है युनलेन जो पूरी तरीके से कंफ्यूज है। अपने मन में कहने लगती है कि मुझे लगा था कि ये जो किनसेंग है वो बस एक ऑर्डिनरी सा पर्सन है, लेकिन किसे पता था कि उसका क्लाइंबिंग स्किल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। युनरू इस मामले में बिल्कुल सही थी। ये लड़का बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है। और वहीं पर किनसेंग रस्सियों में क्लाइंब करता हुआ एक दूसरे टेरेस पर अपनी एंट्री दे चुका है और सामने देखते हुए कहता है कि ओरिजिनली जो ये रास्ता था वो ज़ॉम्बी के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है। मुझे यहाँ की सबसे ऊंची जगह पर जाकर आसपास की टेरिटरी को अच्छी तरीके से खंगालना होगा और ढूंढना होगा बेस तक पहुंचने का एक दूसरा रास्ता। लगता है मुझे सामने की उस बिल्डिंग से बहुत ही अच्छा व्यू मिलने वाला है। और वो स्पाइडरमैन की तरह दीवारों पर चलता हुआ आगे की तरफ में बढ़कर कहने लगता है वॉल क्लाइंबिंग का ये स्किल सचमुच में बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं बस इमेजिन कर रहा हूँ कि बाकी के सिस्टम के अंदर में मौजूद स्किल जब अनलॉक हो जाएंगे तो उस वक्त मेरे पास कितना ज़बरदस्त पावर आ जाएगा। ये सोचकर ही मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता जा रहा हूँ। और फिर वो एक कांच के ग्लास पर चढ़ चुका है जहाँ अंदर के रूम में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं जो गुर्रा कर हमारे किनसेंग को ही देख रहे हैं। यार किनसेंग विंडो के बाहर से इन सब
सबको देख रहा है। ये लोग पागलों की तरह गुर्राते हुए किनसेंग के तरफ में आगे बढ़ने लगते हैं और किनसेंग थोड़ा सा परेशान होकर बोलने लगता है कि देखो इन सारे ज़ॉम्बीज़ को, ये दिखने में कितने ज़्यादा गंदे हैं और साथ ही ये लोग फ्रेश मीट खाना भी चाहते हैं। तो आ जाओ बदबूदार ज़ॉम्बीज़, हो सके तो मुझे पकड़ने की कोशिश कर लो। लेकिन प्रेशर की वजह से ये जो कांच का ग्लास है वो धीरे धीरे करके क्रैक होने लगता है। ये देखकर किनसेंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कांच पूरी तरीके से क्रैक हो चुका है, यानी कि किसी भी पल ये ब्रेक होने वाला है और मेरी काली जुबान होने की वजह से ये कांच का ग्लास ब्रेक हो चुका है और किनसेंग सीधा बिल्डिंग के अंदर ज़ॉम्बीज़ के तरफ, और ज़ॉम्बीज़ अपने हाथ को फैलाए हुए फ्रेश मीट को खाने के लिए पूरी तरीके से तैयार और सब लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं किनसेंग को पकड़ने के लिए। किनसेंग तो बहुत बुरी तरीके से रोते हुए कहता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अब मेरा मीट ये लोग खा जाएंगे। लेकिन हड़बड़ाते हुए वो अपने हाथ से एक ज़ॉम्बी के ऊपर में अटैक कर देता है, जिस वजह से उस ज़ॉम्बी का जो गर्दन है वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड होता है, वो बात अलग है, लेकिन उसका गर्दन उसके धड़ से ही अलग कर दिया है किनसेंग के हाथ के बस एक वार में, यानी कि किनसेंग का जो हाथ है वो ब्लेड से भी ज़्यादा शार्प हो चुका है। ये देखते हुए किनसेंग बहुत ही ज़्यादा शॉक होकर कहने लगता है कि आखिर अब ये क्या था, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा जो ग्रिप स्ट्रेंथ है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है और मेरे सिर्फ एक ही वार से ज़ॉम्बी का सर उसके धड़ से अलग हो जा रहा है। पीछे की तरफ से एक फीमेल ज़ॉम्बी आ चुकी है चिल्लाते हुए हमारे किनसेंग के ऊपर अटैक करने के लिए, और ये अचानक से हुआ था, इस वजह से किनसेंग थोड़ा सा परेशान दिखाई देता है। लेकिन फिर वो अपने हाथ का इस्तेमाल करके एक ही झटके में इस फीमेल ज़ॉम्बी के उसके गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। इसके साथ इस ज़ॉम्बी का भी यहीं पर खात्मा हो गया है। बाकी के ज़ॉम्बीज़ भी अब हमारे किनसेंग के तरफ उसे खाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। किनसेंग कहने लगता है कि हर तरफ चारों तरफ ही ज़ॉम्बीज़ भरे पड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने हाथ के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को वो एक साथ हैंडल नहीं कर पाएगा। कुछ ना कुछ तो मुझे दूसरा रास्ता ढूंढना ही होगा। वो तेज़ी की रफ्तार से बिल्डिंग के साइड वाले कांच के ग्लास को पकड़ लेता है और ये जो ज़ॉम्बीज़ है उसका पीछा कर रहे थे वो अब उस फ्लोर से नीचे की तरफ में गिरने लगते हैं। और किनसेंग नीचे देखते हुए कहता है कि ये काफ़ी क्लोज था, वो लोग मुझे बस पकड़ने ही वाले थे, अगर उनका थोड़ा सा भी स्क्रैच मुझे लग जाता तो यहीं पर मेरा खात्मा हो जाता। ये वर्ल्ड तो सचमुच में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, तो अब से मैं कोई भी शो ऑफ इस जगह पर नहीं करने वाला। और पीछे की तरफ में देखते हुए कहता है मुझे यहाँ पर हल्का हल्का क्यों महसूस हो रहा है, अभी कुछ टाइम पहले मेरे पीठ पर बहुत ज़्यादा भार लगा हुआ था, आखिर ये हुआ क्या है। और जैसे ही वो नोटिस कर लेता है कि उसके पीठ से बैग गायब है, वो कंफ्यूज होकर चिल्लाता है, जोर से बोलता है कि आखिर मेरा बैग कहाँ पर चला गया। किनसेंग का बैग अंदर फ्लोर में गिरा हुआ है और उसके बीचों बीच में मौजूद है ज़ॉम्बीज़, यानी कि एक तरफ है किनसेंग, बीच में है ज़ॉम्बीज़ और उसके बाद है बैग। किनसेंग रोते हुए कहता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मेरे सारे मेहनत पर पानी फैल गया है, क्योंकि मैं अपने सप्लाई को भी खो चुका हूँ जिससे मैं बहुत सारे पैसे कमाने वाला था। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता, ये मेरा स्टार्टअप कैपिटल है जिसे मुझे वापस लेना ही होगा, क्योंकि इसी के बाद मैं और ज़्यादा रिच बन जाऊंगा। मुझे हर हालत में उस बैग को वापस अपने हाथ में लेना होगा। किनसेंग विंडो पर लटके हुए अपने हाथ को दिखाते हुए बोलता है कि देखो ज़ॉम्बीज़, मैं वापस आ गया हूँ और साथ ही मेरे हाथ को देखो, ये कितना प्यारा है, टेस्टी है, क्या तुम लोग इसे खाना चाहते हो। सारे ज़ॉम्बीज़ शौक कर बोलते हैं ये। किनसेंग के हाथ को खाने की लालच में सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ आगे की तरफ में बढ़कर अब उस फ्लोर से नीचे की तरफ में गिरने लगते हैं, क्योंकि किनसेंग उन्हें लालच दिलाकर बार बार थप्पड़ मारकर नीचे की तरफ में गिरा रहा होता है और कहता है कि बिल्कुल सही, ऐसे ही आते जाओ, जल्दबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हर किसी को गिरने का मौका मिलेगा। और एक ही बार में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ऊंचे फ्लोर से ग्राउंड की तरफ में गिरने लगते हैं और किनसेंग नज़र टिका कर देखने लगता है कि आखिर उसका बैग कहाँ पर है। और फिर उसे उसका बैग दिख जाता है, वो अंदर घुसता है और अपने बैग को झाड़ता है, लेकिन वुश करके कोई आता है। इस बात का अंदाज़ा किनसेंग को नहीं है। वो बोलता है कि इन सारे ज़ॉम्बीज़ के पास तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ा और ये सारे के सारे इस जगह पर से गायब हो गए। और फिर से एक आवाज़ आती है वुश, यानी कि कोई और भी इस जगह पर मौजूद है। अब एहसास हो गया है किनसेंग को कि उसके अलावा कोई और भी है। वो आसपास की जगहों को देखते हुए कहता है ऐसा लगता है जैसे कि कोई शैडो टाइप का चीज़ इस जगह पर से गुजर रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे कोई गलतफहमी हुई हो। और तभी हमें यहाँ पर एक गोस्ट ज़ॉम्बी टाइप में दिखाई देता है जो
करते हुए किनसेंग के साइड में आ चुका है। किनसेंग थोड़ा सा परेशान दिखाई देता है और ये गोश्त ज़ॉम्बी मुस्कुराते हुए अब पूरी तरीके से किनसेंग के सामने में आ गया है यार। किनसेंग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। गोश्त ज़ॉम्बी किनसेंग दोनों ही एक दूसरे को आंख लगाए हुए देख रहे हैं, लेकिन किनसेंग कितना ज़्यादा डरा हुआ है इस बात का अंदाज़ा हमें बहुत अच्छे से है। और इस गोश्त ज़ॉम्बी के मुंह से या बॉडी से खून की बूंदें किनसेंग के नाक के ऊपर में गिरती है यार। ये गोश्त ज़ॉम्बी हंसते हुए तेजी की रफ्तार से किनसेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका है। गोश्त ज़ॉम्बी सीधे आकर किनसेंग के ऊपर में एक ज़बरदस्त अटैक कर देता है यार। दरवाजे को तोड़ता हुआ किनसेंग रूम से सीधा दूसरे दीवार पर टकराता है। किनसेंग बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होता है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है यार। किसी तरीके से अपने आप को संभालते हुए वो तेजी की रफ्तार से आगे की ओर में भागने लगता है, क्योंकि ये गोश्त ज़ॉम्बी उसका अब पीछा नहीं छोड़ने वाला। और ये गोश्त ज़ॉम्बी हंसते हुए अब हमारे किनसेंग को भागता हुआ देखने लगता है। और किनसेंग अपने मन में कहता है कि ये ज़ॉम्बी सचमुच में बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, मैं देख भी नहीं पाया कि आखिर ये कब मेरे पास में आया। खतरे से बचने के लिए मॉडर्न एरा में अगर मैं चला जाता हूँ तो जब मुझे वापस आना होगा तो मैं इसी स्पॉट पर वापस आऊँगा। इससे सिर्फ मेरा स्किल पॉइंट ही वेस्ट होगा। अब ना मेरे पास टाइम बचा है ना चॉइस बचा है, मुझे अपने पूरे पोटेंशियल से इसके अगेंस्ट में फाइट करना होगा। सिस्टम मेरे पास में जितने भी ज़ॉम्बी कोर और स्किल पॉइंट्स है उन सबको अपग्रेड करने में लगा दो। और सिस्टम कहता है सारे स्किल पॉइंट को क्विक क्लाइम अपग्रेड करने में लगा दिया गया है, आपका लेवल है 6। गोश्त ज़ॉम्बी किनसेंग के नजदीक पहुंच चुका है। सिस्टम कहता है फेयरलेस फोकस स्टडी फुटिंग इफेक्ट को अनलॉक्ड कर लिया गया है। गोश्त ज़ॉम्बी जैसे ही किनसेंग के ऊपर में अटैक करता है इफेक्ट शुरू हो गया है, उसके बॉडी में लाइटनिंग दौड़ने लगती है, एनर्जी निकल रहा है और साथ ही उसने गोश्त ज़ॉम्बी के अटैक को डॉज भी कर लिया है, जिससे गोश्त ज़ॉम्बी थोड़ा सा चौंक जाता है। किनसेंग अपने मन में कहता है कि अब मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ उसके हर एक मूवमेंट को, साथ ही जो अटैक वो मेरे अगेंस्ट में कर रहा है उसे टाइम रहते ही मैं डॉज भी कर पा रहा हूँ। अब किनसेंग की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी है, वो बड़ी ही तेजी की रफ्तार से पीछे की तरफ जो गोश्त ज़ॉम्बी उसका पीछा कर रहा है देखते हुए आगे की ओर में बढ़ने लगता है। अपने मन में कहता है कि वो अभी भी मेरे पीछे ही है, ऐसा लगता है जैसे कि वो मेरा पीछा आसानी से बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। मैंने अपने सारे स्किल पॉइंट का इस्तेमाल कर दिया इसे अपग्रेड करने में, लेकिन ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच का जो फासला है वो बिल्कुल भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मेरी इस हाई स्पीड मूवमेंट की वजह से मेरा स्टेमिना बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, मैं ज़्यादा लंबे समय तक बिल्कुल भी नहीं टिक पाऊंगा। लेकिन अगर मैंने अपने स्पीड को स्लो कर दिया तो वो सेकंड में मेरे पास में पहुंचकर मुझे पकड़ लेगा और मेरे गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देगा। किनसेंग एक ऊंची छलांग लेकर सीधा आगे की तरफ में बढ़ चुका है, लेकिन गोश्त ज़ॉम्बी अभी भी तेजी की रफ्तार से उसका पीछा कर रहा है। किनसेंग अब मुड़कर गोश्त ज़ॉम्बी को देखने लगता है, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और वहीं पर गोश्त ज़ॉम्बी बड़े ही तेजी से मुस्कुराकर किनसेंग के अब बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। क्या करने वाला है हमारा किनसेंग? वो अपने हाथों में एक डंडा को पकड़ लेता है और जैसे ही ये गोश्त ज़ॉम्बी किनसेंग के नज़दीक आता है वो उस नुकीलेदार डंडे को उसके पूरे शरीर में घोंप देता है, जिस वजह से गोश्त ज़ॉम्बी बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है। और किनसेंग देखने लगता है कि गोश्त ज़ॉम्बी के जो खून के छींटे हैं वो उसके पूरे बॉडी पर आ चुके हैं। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगता है और फिर जैसे ही ये गोश्त ज़ॉम्बी हंसता है किनसेंग डंडे को बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हिलाते हुए गुस्से में कहता है कि इतना सब इंजरी झेलने के बावजूद भी तू जिंदा है, साले तेरे में शर्म हया नाम की चीज़ है कि नहीं? आखिर तू किस मिट्टी का बना है, चल मर भी जा। फिर हम देखते हैं कि किनसेंग उसकी बॉडी में अपना हाथ घुसेड़ देता है और वहाँ से एक ज़ॉम्बी कोर निकाल कर खुश होते हुए बोलता है कि यही तो मुझे अभी चाहिए था। देख के लगता है कि फाइनली मैं इसका खात्मा करने में कामयाब हो गया और साथ में सरवाइव करने में भी। और फिर वो डोर को ओपन करके टेरेस पर आ चुका है, उसे आता हुआ देख रही है युनलेन। वो अपने मन में कहने लगती है कि वो इस जगह पर से एस्केप करने में कामयाब हो गया, जिसका साफ मतलब ये है कि किनसेंग की कॉम्बैट एबिलिटी मेरे मुकाबले में कई गुना आगे जा चुकी है। बेस का डोर नीचे की तरफ में आने लगता है और बैकपैक लिए हुए मुस्कुरा कर किनसेंग कहता है कि देखो मैं वापस आ गया और साथ ही अपने साथ बहुत सारे कूल चीज़ों को लेकर आया हूँ, जिसे देखने के बाद तुम लोगों के दिमाग की नसें फट जाएगी। हम देख पाते हैं यूरू को, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिखाई दे रही है, इसके बड़े बड़े बुबरे मौन हैं। वो मुस्कुराती हुए कहती है कि ब्रदर सेंग फाइनली आप वापस आ गए। किनसेंग उसे देखते हुए ब्लश करके कहने लगता है कि आखिर अब तुम कौन हो? युनरू कहने लगती है कि ये मैं हूँ युनरू, क्या आप मुझे इतनी जल्दी भूल गए? अरे हाँ,
हाँ, मेरे ऊपर तो बैंडेज लगा हुआ था, इसी वजह से शायद आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं। ब्रदर सेंग, आखिर आप खून से सने हुए क्यों हैं? क्या आप ठीक तो हैं? आपको कहीं इंजरी तो नहीं हुई? किन सेंग कहने लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये ज़ॉम्बी का ब्लड है। रास्ते में आते हुए मेरा एक ज़ॉम्बी से सामना हो गया था। किन सेंग को चेक करने के लिए युनरू अपने बड़े बड़े बुब्रेमोन को उसके बॉडी से टच करवाते हुए कहती है कि आप मुझसे बिल्कुल भी झूठ मत बोलना, मैं खुद जाकर देखूंगी आपको कहीं इंजरी तो नहीं हुई। और किन सेंग कहने लगता है कि तुम खुद चेक कर लो, मेरे में कोई भी इंजरी नहीं हुई है। युनरू हमारे किन सेंग के और भी ज़्यादा नज़दीक चले जाती है। ऐसा लगता है कि किन सेंग तो सीधा हेवन में पहुंच चुका है। वो इन सारे चीज़ों का मज़ा लेते हुए कहने लगता है कि वाह, जिंदा होना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और युनरू कहने लगती है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा था, आप में बिल्कुल भी ज़ख्म दिखाई नहीं दे रहा है। ये सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है। तो चलिए, आप क्योंकि आप खून से सने हुए हैं, जल्दी से हम इसे जाकर साफ़ कर लेते हैं। तो आप मेरे साथ बात लेने के लिए चलिए। और किन सेंग बोलता है चौंक कर, क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम दोनों साथ में मिलकर बात लेंगे? युनरू कहने लगती है अपने कपड़ों को निकालते हुए कि हाँ, हम लोगों को पानी बचाना चाहिए और इसके लिए अच्छा यही होगा कि हम साथ में मिलकर बात लें, क्योंकि पानी की इस जगह पर बहुत ही ज्यादा कमी है और उसे बचाना हमारा फर्ज बनता है। सीन बाथरूम की तरफ का दिखाया जाता है, जहां पानी के छींटे फव्वारों की तरह शावर से बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ पर हमारी युनरू ने अपने सारे कपड़े निकाल लिए हैं, अपने बॉडी पर सोप लगाकर वो अपने आप को क्लीन करने लगती है। और ये सब कुछ देख रहा है हमारा किन सेंग, जो बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए। और उसने भी अपने कपड़े निकाल लिए हैं। युनरू कहने लगती है कि ब्रदर सेंग, आखिर आप वहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? जल्दी से अपने कपड़े उतार कर इस जगह पर आ जाइए, हमें जल्दी से जल्दी बात लेना होगा। किन सेंग के पैर ठंडे हो चुके हैं। वो कहने लगता है कि अगर तुम्हारी सिस्टर को इस बारे में पता चला तो वो मुझे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। युनरू कहती है कि आखिर मेरी सिस्टर आपको जान से क्यों मारने लगी? वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेगी, हम यूजुअली दोनों साथ में ही बात लिया करते थे। चलिए, अब समय बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिए, जल्दी से अंदर आ जाइए। और किन सेंग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर अपने पूरे कपड़े निकालकर सीधा बाथरूम के अंदर में एंट्री लेते हुए बोलता है, अगर ऐसी ही बात है, तुम्हारी बातों को मानते हुए अंदर आ चुका हूँ। और युनरू मुस्कुराते हुए पीछे की तरफ में देखने लगती है, जहाँ उसने कोई भी कपड़े नहीं पहने हैं। वो ब्लश करके किन सेंग को देख रही है और किन सेंग भी बिना कपड़ों के उसके सामने में आ चुका है। उसके नाकों से खून निकलने लगती है, उसके आँख दिल में बदल चुके हैं। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि आज से पहले इस चीज़ को उसने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। लेकिन तभी हमारे किन सेंग के सर पर युनलैन आकर अटैक करते हुए बोलती है कि वहीं पर रुक जाओ, वरना तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। किन सेंग तो बहुत बुरी तरीके से घबरा जाता है, क्योंकि युनलैन अब उसका बहुत बुरा हाल करने वाली है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। वो कहती है, किन सेंग, क्या तुमने मेरी छोटी बहन की नेकेड बॉडी को देखा है? और किन सेंग कहने लगता है घबराते हुए कि नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं तो बचपन से एकदम शरीफ हूँ, मेरी आंखें कमज़ोर है, आसपास की चीज़ें मुझे कुछ भी अच्छे से नज़र नहीं आती। यहाँ तक कि जब मेरे अंकल मेरे 3 सेंटीमीटर की दूरी पर भी रहते हैं तो मैं उनको भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। किन सेंग बात को बदलते हुए अपने बैकपैक से सामानों को निकाल कर बोलने लगता है कि देखो, मैं तुम लोगों के लिए कितने सारे कूल चीज़ों को लेकर आया हूँ। ये सारी चीज़ें अगले 4 दिनों के लिए हमारे लिए सफिशिएंट होगी। बैलेंस डाइट के लिए मैं तुम लोगों के लिए कुछ फ्रूट्स भी लेकर आया हूँ। देखो, ये है बनाना। और बनाना को देखने के बाद हमारी युनलैन कहने लगती है खुश होकर, ये तो सचमुच में बनाना है। और किन सेंग कहने लगता है कि अगर ये तुम्हें पसंद है तो मैं अगली बार तुम्हारे लिए और ज़्यादा लेकर आऊँगा, तुम बिल्कुल भी मत शर्माओ, जितना तुम्हें खाना है खा लो। और केले को छीलकर उसे देने लगता है। उसे देखकर हमारी युनलैन के मुंह से तो पानी टपक उठता है। वो सीधा केले को अपने मुंह में भर लेती है और जीभ से चाटने लगती है। ये देखते हुए किन सेंग बहुत बुरी तरीके से ब्लश करने लगता है, क्योंकि उसे इस तरीके से चाटता हुआ देखकर किन सेंग के अंदर के अरमान भी जाग चुके हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से चाट रही है वो सचमुच में बहुत ही ज़्यादा एपिक है। और जैसे ही केले का एक बाइट वो अपने मुंह में लेती है, वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाती है इसके टेस्ट से और कहती है, ये कितना मीठा है और कितना ज़्यादा डिलीशियस है। लेकिन किन सेंग तो अपने ख्याली पुलाव पकाने लगता है, जो तुम अच्छी तरीके से जानते हो। और इसे ऐसा करता हुआ देखकर युनलैन कहने लगती है, किन सेंग, आखिर तुम्हारे साथ में क्या हो रहा है? किन सेंग बोलता है, अगर ये थोड़ी देर और देखने को मिल जाता
तो मज़ा ही आ जाता। और इसी प्रकार से हमारी युनरू भी करने लगती है और वो बोलती है कि ये फूड तो सचमुच में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, इन सबको तो मैंने अपने सपनों में देखा था। युनलैन कहने लगती है कि किनसेंग, क्या सच में ये फूड हम लोगों के लिए है? तुम्हें पता है ना, क्योंकि ये सारी फूड्स इस जगह पर बहुत ही ज़्यादा प्रेसियस है। किनसेंग मुस्कुराते हुए बोलने लगता है कि मुझे इन सारी बातों का बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा है, लेकिन जैसा कि मैंने तुम लोगों से वादा किया था कि अगर तुम मेरी सेफ्टी की गारंटी देते हो तो मैं तुम लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ की कमी होने नहीं दूंगा। और युनलैन अपने मन में कहने लगती है कि हाँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं अपने वादे को ज़रूर निभाऊंगी। लेकिन कुछ टाइम पहले जब किनसेंग खतरे से घिरा हुआ था, उस वक्त मैं पीछे में छुपकर सारी चीज़ों को देख रही थी और उसकी मदद मैंने नहीं की। युनलैन अपने मन में थोड़ा सा गिल्ट महसूस करने लगती है। किनसेंग बोलने लगता है, मेरे पास जो सेविंग है वो अगले बार मैं इतने ही सप्लाईज को अफोर्ड कर सकता हूँ, मुझे कुछ फिगर आउट करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेने के लिए। और अपने मन में कहता है, यार साथ ही मुझे और भी ज़ॉम्बी कोर्स की ज़रूरत है डायमेंशनल शिफ्ट को ओपन करने के लिए, क्योंकि मैंने अपने ज़्यादातर स्किल पॉइंट्स का इस्तेमाल कर दिया है। इन बातों को सुनकर युनलैन कहती है कि पैसा बिल्कुल वेस्ट है इस जगह पर, क्योंकि उससे तो पोटी करने के बाद पोछने के भी वो काम नहीं आता, क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्लिपरी होता है। किनसेंग कहने लगता है, अगर पैसे नहीं तो मैं दूसरे तौर पर बात करूं तो गोल्ड या किसी प्रकार का कोई ट्रेजर जो है वो मेरे काम आ सकता है, क्योंकि मेरे जो ट्रेडिंग बिजनेस है उसमें ये सब कुछ बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। यार युनलैन साइड के तरफ में देखती है, यार सीधे जाती है, अपने एक टेबल को उठाती है, वहाँ पर से एक चीज़ को उठाकर हमारे किनसेंग के सामने में रखते हुए बोलती है, क्या तुम इसके बारे में बात कर रहे हो? क्या ये तुम्हारे किसी काम आ सकता है? ये है प्योर गोल्ड जो कि टेबल को स्टेबल करने के काम में लाया गया था युनलैन के द्वारा, और अब हमारे ये किनसेंग की नज़रों के सामने में आ चुका है। किनसेंग इसे देखते हुए कहता है कि इसका टेक्सचर और सारी चीज़ों को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि ये एक प्योर गोल्ड है। और युनलैन कहने लगती है कि हाँ, ये बिल्कुल गोल्ड है, मुझे अच्छी तरीके से याद है। इस समय और इस जगह पर ये पूरी तरीके से यूजलेस है, लेकिन ये परफेक्टली स्क्वायर है, जिस वजह से हम इसका इस्तेमाल टेबल को स्टेबल करने में लगाते हैं। तो क्या तुम इसे गोल्ड और ट्रेजर के तौर पर कंसीडर कर सकते हो? तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे पड़े हुए हैं, अगर तुम चाहो तो मैं सारे के सारे तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। और सारे के सारे ये जो गोल्ड है वो टेबल को स्टेबल करने के लिए ही इन लोगों ने इस्तेमाल किए हैं। तुम चाहो तो इन सारी चीज़ों को अपने साथ में ले जा सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल ही यूजलेस है। लेकिन किनसेंग की नज़रें तो गोल्ड पर से हट ही नहीं रही है, क्योंकि प्योर गोल्ड का खजाना उसकी आंखों के सामने में रखा गया है। रात के समय दिखाया जाता है। किनसेंग तो इतने सारे गोल्ड को पाने के बाद चैन की नींद में सोकर हंसते हुए कहता है कि अब मैं बहुत जल्द रिच होने वाला हूँ। लेकिन दबे पांव कोई हमारे किनसेंग के तरफ में आगे बढ़ रहा है। किनसेंग अपने आप से कहता है, श्याओशु तुम बस इंतज़ार करो, मेरे पास बहुत सारे पैसे आ चुके हैं फाइनली। लेकिन हम देख पाते हैं युनरू को, जिसने अपने हाथों में खंजर लिया है, वो एक सीरियस लुक के साथ किनसेंग के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुकी है। इस चीज़ का अंदाज़ा किनसेंग को बिल्कुल भी नहीं है और वो बड़ी ही तेज़ी से अपने डैगर से किनसेंग के ऊपर में अटैक करने ही वाली थी, लेकिन युनलैन आकर उसे अटैक करते हुए रोक देती है और कहती है कि युनरू आखिर तुम ये क्या कर रही हो? और युनरू जो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट और प्यारी लग रही थी, अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और डरावनी दिख रही है। वो सीरियस आवाज़ में कहने लगती है कि अगर हम इसे आज जान से मार देते हैं तो इसके पास जितने भी सप्लाईज है वो सारे के सारे हमारे हो जाएंगे। युनलैन कहने लगती है, लेकिन इस बात को मत भूलो कि इसने हमें बचाया था, इसलिए हमें इसका आभार मानना चाहिए। उसके काइंडनेस को हम उसे जान से मारकर कैसे रिपे कर सकते हैं। युनरू कहने लगती है कि इस बात को मत भूलो कि हमारी हालत ऐसे कैसे हो गई। हु शियाओरोंग ने तुम्हारे ट्रस्ट को जीता और हमारे सामने में एक्टिंग करता रहा, और उसके बाद क्या हुआ? उसने हमें फैक्शन 17 के हाथों बेच दिया। हमने अपने बेस को खो दिया, कई सारे लोगों को बहुत बुरी तरीके से मार दिया गया, बचे तो सिर्फ हम दोनों ही, वो भी बहुत ही मुश्किलों से। अगर तुमने मुझे आज बाथरूम में नहीं रोका होता तो मैं उसके आंखों में अटैक करके उसी वक्त उसे जान से मार चुकी होती। युनलैन कहती है कि युनरू किनसेंग उस गद्दार की तरह नहीं है। किनसेंग के पास कोई भी रीजन नहीं था हमारी जान को बचाने का, लेकिन उसने पेनिसिलिन का पूरा बॉक्स देकर हम दोनों की ही जान को बचाया, क्योंकि हम मौत के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच चुके थे। अगर हम दोनों मिलकर पूरी जिंदगी भर भी मेहनत करें तो पेनिसिलिन का एक बॉक्स तक खरीद नहीं पाएंगे, लेकिन किनसेंग ने
बिना कुछ सोचे बस एक ही पल में हमें पेनिसिलिन का एक बॉक्स दे दिया। आखिर ऐसा बंदा कैसे कोई बुरा इंसान हो सकता है। इन दोनों के हलचल की वजह से किनसेंग की आंखें खुल जाती है। उन दोनों को देखते हुए बोलता है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो और ये तुम दोनों फुसफुसा कर बातें क्यों कर रही हो। युनरू तो सीधा किनसेंग के पास में पहुंच जाती है और कहने लगती है कि ब्रो सैंग, मैं आपके साथ में सोना चाहती हूँ। किनसेंग कहने लगता है क्या? अरे अगर ऐसी ही बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, हम लोगों ने कितना प्रेसियस टाइम वेस्ट कर दिया। युनलेन कहने लगती है कि किनसेंग, मैं भी तुम लोगों के साथ में सोना चाहती हूँ। किनसेंग बोलता है क्या? ठीक है, लेकिन इस बात को याद रखना मैं बीच में सोऊंगा क्योंकि मुझे बीच में सोने की आदत है। अब हमारा किनसेंग, जिसे इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि युनरू उसे जान से मार देना चाहती है और किनसेंग जो उसकी जान को बचाना चाहती है, उन दोनों के बीच में सो रहा है ब्लश करके स्माइल करते हुए। और युनरू अपने एक हाथ को किनसेंग के चेस्ट पर रख देती है और युनलेन पूरी तरीके से तैयार है कि अगर युनरू किसी भी प्रकार का कोई हरकत करे तो वो वहीं पर रोक देगी। और पिलो के नीचे से युनरू एक ब्लेड को निकालने लगती है। ये ब्लेड नहीं है बल्कि हमारी भाषा में इसे हसिया कहते हैं और वो हसिया से हमारे किनसेंग के चिड़िए के ऊपर में अटैक करने वाली है। हमारे किनसेंग का चिड़िया थोड़ा सा फड़फड़ाने लगा है और जैसे ही वो अटैक करने वाली थी, युनलेन उसके अटैक को वहीं पर ही रोक कर उसके हाथों से उस हसिए को ही छुड़ा देती है। और इस चीज़ को हमारा किनसेंग भी थोड़ा सा महसूस करते हुए बोलता है, आह, ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग है। और युनलेन अपने एक पैर को किनसेंग के ऊपर में रखती है। किनसेंग बोलने लगता है कि युनलेन, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मत भूलो कि तुम्हारी जो छोटी बहन है वो अभी भी हम लोगों के साइड में है, तो हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। युनलेन कहने लगती है कि किनसेंग, मैं तुम्हारे साथ अकेले में सोना चाहती हूँ। युनरू को सुनाते हुए युनलेन कहती है कि अब के बाद से किनसेंग मेरे ही साथ में सोएगा क्योंकि उसे रात के समय भी मुझे सेफ रखना है। युनरू बड़े ही गुस्से भरी निगाह से युनलेन को देखने लगती है। किनसेंग बोलता है कि सेफ्टी वाला मैटर सबसे पहले आता है। मेरे तरफ से ठीक है, मैं तुम्हारी इस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ। सीन नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है जहां पर युनरू मस्का मारते हुए किनसेंग से कहने लगती है, ब्रो सेंग, क्या आप इवॉल्व कर चुके हैं? किनसेंग आंख मार के थम्स अप दिखाते हुए कहता है कि आखिर ये इन्वॉल्व क्या चीज है, मैं तो बस एक रेगुलर हैंडसम गाय हूँ। युनरू कहती है, तो मुझे बताइए कि आखिर आप उस बिल्डिंग से कैसे एस्केप कर पाए? और किनसेंग ये सुनने के बाद थोड़ा चौंक जाता है और सीरियस आवाज में कहता है कि आखिर इस बारे में तुम्हें कैसे पता चला? और युनरू कहने लगती है, युनरू की नाक बहुत ही ज्यादा शार्प है। जब आप वापस आए थे तो उस वक्त मैंने आपके बॉडी से वही सेंट को सूंघ लिया था जो उस बिल्डिंग से आ रही थी। वो बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है और साथ ही वहां सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इवॉल्व रहता है। ब्रदर सेंग, आप तो सचमुच में बहुत ही ज्यादा ऑसम है कि बिना किसी इंजरी के आप वापस आ गए। किनसेंग कहने लगता है कि लास्ट टाइम मैं अपना रास्ता भटक गया था और बहुत ज्यादा लकी था कि मेरा सामना उस ज़ॉम्बी से नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अगर सामना हो जाता तो युनलेन ने मुझे एक हैंडगन दिया हुआ था तो मैं उसकी मदद से बाहर निकल ही जाता। और अपने मन में कहने लगता है कि आखिर किसे यकीन होगा कि मेरे पास में सिस्टम है जो मेरी मदद करता है इन सारी चीज़ों से डील करने में। युनलेन कहने लगती है कि तुम्हारी याददाश्त सचमुच में अच्छी है, तो क्यों ना तुम मेरे साथ चलो शूटिंग ग्राउंड प्रैक्टिस करने के लिए। सीन शूटिंग ग्राउंड का दिखाया जाता है। युनरू कहती है, क्या तुम अच्छे से टारगेट पर एम कर पा रहे हो? और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। किनसेंग के नजदीक जाकर उसके हाथ को पकड़कर गन को एम करवाते हुए कहती है कि तुमने गन को बिल्कुल गलत तरीके से पकड़ा हुआ है, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि इसे कैसे किया जाता है। तो चलो सबसे पहले अपने हाथों को रिलैक्स करो और तुम्हारा बॉडी बिल्कुल भी अकड़ना नहीं चाहिए। ये सब कुछ करती हुए युनलेन का पूरा बॉडी किनसेंग के बॉडी से टच कर चुका है। वो फिर से कहने लगती है, अपने मन को शांत करो और सीधा टारगेट पर एम करो और सीधा मौका पाते ही फायर कर दो। बुलेट चल चुकी है और सीधा जाता है बोर्ड के ऊपर। भले ही रेड डॉट पर नहीं लगा है लेकिन आसपास में तो है ही। किनसेंग खुश होकर बोलता है कि देखो वो बोर्ड पर हिट कर गया और फिर नोटिफिकेशन अपेयर होकर कहता है कि लॉन्ग रेंज वेपन मास्टरी स्किल एक्टिवेटेड। किनसेंग गन को देखते हुए मन में कहता है कि मेरे पास और भी स्किल्स है जिन्हें एक्टिवेट करना बचा हुआ है। और नोटिफिकेशन कहता है, क्या आप इसे अपग्रेड करना चाहेंगे? और किनसेंग गन को देखते हुए मुस्कुराकर मन में कहता है, लेकिन मेरे पास जितना भी
भी ज़ॉम्बी कोर था मैंने सब इस्तेमाल कर दिया। लास्ट टाइम जिस ज़ॉम्बी को मैंने मारा था उसी का एक कोर मेरे पास बचा हुआ है। यहाँ एक ज़ॉम्बी कोर का पावर 2 स्किल पॉइंट के बराबर होता है और एक डायमेंशनल शिफ्ट करने में मुझे 1 पॉइंट लगता है। मुझे उसे बचा कर रखना होगा ताकि मैं अपने रियल वर्ल्ड में वापस जा सकूं। तो न्यू स्किल को अपग्रेड करने के लिए मेरे पास बचे हुए कोई भी स्किल पॉइंट्स नहीं है। फिर कहता है यूनलेन क्या तुम मुझे बता सकती हो कि हम ज़ॉम्बी कोर्स कहां पर से बाय कर सकते हैं। यूनलेन कहती है तुम्हारा मतलब है मार्केट प्लेस। हाँ मुझे अच्छे से पता है कि हमें ज़ॉम्बी कोर कहां मिलेगा। यूनलेन कहती है कि यहाँ पर से 2 किलोमीटर की दूरी पर छोटा सा ट्रेडिंग पोस्ट है, वहां पर तुम ज़ॉम्बी कोर को एक्सचेंज कर सकते हो। किनसेंग खुश होकर बोलता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चलो मुझे जल्दी से उस जगह पर लेकर चलो। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों चलते चलते उस ट्रेडिंग पोस्ट तक पहुंच चुके हैं और दरवाजे को खटखटाने लगते हैं। सामने में बैठा हुआ ये बंदा आवाज़ सुनता है और कहता है चलो जल्दी से अंदर आ जाओ, और अपने गन को इन दोनों की तरफ में एम करते हुए बोलता है चलो मरने के लिए भी तैयार हो जाओ। ये दोनों ही देखकर बहुत बुरी तरीके से चौंक जाते हैं क्योंकि ये गन सीधा किनसेंग और यूनलेन के तरफ में एम किया गया है। यूनलेन कहने लगती है कि लहसुन की तरह बदबू मारने वाले ओल्ड मैन, तुम तो सीधा हमारे ऊपर में ही गन तान रहे हो, क्या तुम्हें ज़ॉम्बीज़ से इतना ज़्यादा डर लगता है। और ओल्ड मैन हंसते हुए कहने लगता है कि मुझे ज़ॉम्बीज़ से नहीं बल्कि ह्यूमन से डर लगता है। तो जल्दी से मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ में क्या ट्रेड करना चाहती हो। और किनसेंग कहने लगता है क्या तुम्हारे पास में ज़ॉम्बी कोर्स है। और ओल्ड मैन कहने लगता है कि तुम्हारा ऑफर क्या है। किनसेंग अपने पास से खाने का 3 कैन निकालते हुए बोलता है कि ये है मेरे पास, और एक टक लगाए हुए ओल्ड मैन इन खाने के कैंस को देखने लगता है। खाने के कैन को अच्छे से चेक करते हुए ओल्ड मैन कहता है कि ये सामान तो सचमुच में बहुत ही जबरदस्त है, ये 21st सेंचुरी का फ्रेश मीट कैन है, आज के दिनों में ये सचमुच में बहुत ही रेयर है। किनसेंग उसके हाथों से खाने का कैन लेते हुए बोलता है कि रुक जाओ, सबसे पहले हम ज़ॉम्बी कोर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और ओल्ड मैन मुस्कुराते हुए बोलता है कि बच्चे तुम मुझे थोड़े से पागल दिख रहे हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग मुझे उससे भी ज्यादा शार्प दिखाई दे रहा है। किनसेंग मुस्कुराकर बोलता है कि अभी अभी थोड़ी देर पहले तुम्ही ने हमसे कहा था कि ज़ॉम्बी से ज्यादा लोग डरावने होते हैं, तो मैं अपनी सेफ्टी को पहले ध्यान दे रहा हूँ। ओल्ड मैन पीछे मुड़कर कहता है ठीक है यहीं पर इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए सामान लेकर आता हूँ। और अपने साथ एक पोटली लाकर देते हुए कहता है कि ये है ज़ॉम्बी कोर्स जो मेरे पास में मौजूद है, इनकी संख्या है 11। अगर मैं तुमसे मार्केट प्राइस की बात करूं तो सिंगल म्यूटेटेड मीट कैन तुम्हारे 2 ज़ॉम्बी कोर के बराबर होता है, लेकिन तुम्हारी सप्लाई बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी की है, तो मैं तुमसे 4 ज़ॉम्बी कोर के बदले में 1 फ्रेश मीट कैन लूंगा। तो तुम्हारे 3 कैन के लिए 12 ज़ॉम्बी कोर बनते हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ 11 है, तो इसलिए बचा हुआ 1 ज़ॉम्बी कोर मैं बाद में तुम्हें दे दूंगा। तो इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। किनसेंग कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, इसके साथ मैं तुम्हें एक और कैन दे रहा हूँ। ये देखते हुए ओल्ड मैन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और किनसेंग कहने लगता है बदले में मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ओल्ड मैन सीरियस लुक में किनसेंग को देखते हुए बोलता है कि बताओ मुझे कि आखिर तुम्हारा क्या रिक्वेस्ट है। और किनसेंग कहने लगता है कि देखो इसे, ये है गोल्ड, क्या तुम्हें ये याद है। ओल्ड मैन कहता है कि मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे एक गोल्ड के समान दिखाई दे रहा है। और किनसेंग बोलने लगता है कि बिल्कुल सही, तुम्हारी आंखें एकदम चील की है, तुमसे मिलकर मैंने सबसे अच्छा काम किया है यार। एक्स्ट्रा कैन जो है ना, ये तुम्हारा कमीशन है ब्रदर। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि अब के बाद से इस तरीके के जितने भी मेटल्स होंगे उन सबको तुम इकट्ठा करोगे और उनका मैं ट्रेड करूंगा इन कैन के बदले में। तो आखिर मेरे इस डील के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है यार। ओल्ड मैन कहता है कि बच्चे तुम्हारा ये डील काफी लालच देने वाला है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हें इन गोल्ड्स की क्या जरूरत है, क्योंकि इस वर्ल्ड में ये पूरी तरीके से यूजलेस है। और किनसेंग मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो, बस जो मैंने तुमसे कहा है कि इस तरीके के मेटल्स को ढूंढो और इकट्ठा करो मेरे लिए। तुम जितने ज्यादा इकट्ठा करोगे मैं सारे के सारे तुमसे कलेक्ट कर लूंगा। सीन बदल जाता है, किनसेंग सारे ज़ॉम्बी कोर्स को अपने सिस्टम में डाल देता है। नोटिफिकेशन कहता है कि आपके पास अब 24 स्किल पॉइंट्स मौजूद है। किनसेंग कहता है कि लॉन्ग रेंज वेपन मास्टरी को 4 गुना अपग्रेड करो। सिस्टम कहता है लॉन्ग रेंज वेपन मास्टरी को 4 बार अपग्रेड कर दिया गया है। अनलॉक न्यू एक्टिवेट इफेक्ट जो है कैलेमिटी स्ट्राइक। बचे हुए स्किल पॉइंट्स है 9 और नेक्स्ट अपग्रेड करने के लिए आपको 16 स्किल पॉइंट्स की जरूरत है।
किनसेंग गन को लोड करता है और कंटिन्यूअसली एम पर शूट करने लगता है यार। उसका जो एम है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो गया है क्योंकि सारे के सारे एम बिल्कुल सही निशाने पर लगे हैं। ये देखते हुए किनसेंग बहुत ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली अब मैं एक गॉड शूटर बन चुका हूँ। अरे हाँ, मुझे तो अभी अभी याद आया कि मैंने अपने न्यू इफेक्ट को एक्टिवेट कर लिया है जिसका नाम है डूम बुलेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा बैडएस लग रहा है। तो चलो इसका इस्तेमाल एक बार शूट करके देख ही लेते हैं। और सिस्टम अपेयर होकर बोलता है कि आपको याद दिला दिया जाए कि डूम बुलेट जो है वो एक दिन में सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सुनकर किनसेंग थोड़ा सा निराश होकर बोलने लगता है कि आखिर तुम मेरे साथ में रिस्ट्रिक्शन क्यों लगा रहे हो। चलो छोड़ो इन बातों को, मुझे ये बताओ कि आखिर डूम बुलेट का इस्तेमाल मैं कैसे करूं। नोटिफिकेशन कहता है कि बस जब आप फायर करेंगे तो जोर से आपको चिल्लाना होगा डूम बुलेट, और उसके बाद ये डूम बुलेट लॉन्च हो जाएगा। किनसेंग कहता है क्या तुम मेरे साथ में कोई मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें मैं कोई सुपर हीरो टाइप का बंदा दिखाई दे रहा हूँ? अगर मैं चिल्ला के बोलूंगा तो कितना बड़ा बेइज्जती वाली बात है यार। नोटिफिकेशन कहता है लेकिन तुम ह्यूमंस को तो अपने अटैक को करने से पहले अटैक का नाम लेना बहुत ज्यादा पसंद है ना, तुम्हारे कस्टम के हिसाब से इसे सेट किया गया है। और किनसेंग कहने लगता है कि अब तुम मेरे बारे में कंसीडर कर रहे हो। साले तेरे को याद है कुछ टाइम पहले जब मैं मौत के कगार पर था उस वक्त तू इस तरीके से मुझसे बात नहीं कर रहा था। सिस्टम डिसअपेयर हो जाता है क्योंकि उसने किनसेंग के सवालों का कोई भी अब जवाब नहीं दिया है। किनसेंग उसके जवाब का इंतजार कर रहा है। फिर वो बोलता है कि छोड़ो इसको, ये तो मेरे साथ ऐसा ही करता है। फिर वो एक हीरोइक पोजीशन में तैयार है क्योंकि वो अब जोर से चिल्लाने वाला है डूम बुलेट। और फिर वो अपने हाथ को ऊपर की तरफ में उठा लेता है एकदम हीरो के माफिक और जोर से चिल्लाकर बोलता है डूम बुलेट, और सीधा फायर करता है। गन में तुम लोगों को बैंगनी कलर की एनर्जी निकलती हुई दिखाई देती है और बुलेट जो है उसके ऊपर से बैंगनी कलर की एनर्जी निकल रही है। वो तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। क्या होगा किसी को कुछ भी नहीं पता और हमें अब कुछ नहीं दिखाया जाता। यहाँ पर युनरू और युनलैन दोनों ही हमारे किनसेंग को देख रहे हैं। सबसे पहले युनरू बोलने लगती है कि सिस्टर आखिर ये कर क्या रहा है। युनलैन कहती है कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। और वहीं पर हमारा किनसेंग जो बहुत ही ज़्यादा ब्लेस करके स्माइल कर रहा है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है किसी जगह का जहां सामने के तरफ में किनसेंग देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। किनसेंग कहता है कि मुझे अच्छे से याद है कि मैंने उस बिल्डिंग के ऊपर में अपने डूम बुलेट से अटैक किया था। आखिर उस बिल्डिंग में मुझे कोई भी रिएक्शन होता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये कोई रेगुलर बुलेट ही हो, इसमें कोई स्पेशलिटी नहीं हो? डूम बुलेट खुश हो चुका है। किनसेंग अपने मन में कहने लगता है कि मुझे अब इस बुलेट के बारे में और भी ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है। और वहीं पर हमारी युनलैन जो युनरू के साथ में मिलकर किनसेंग के लिए रूम की सफाई कर रही है, कहती है कि चलो जल्दी से हम इस रूम को साफ कर देते हैं। युनरू बोलने लगती है कि बिल्कुल। और वहीं पर हमारा किनसेंग कहने लगता है युनलैन को देखते हुए, आखिर तुम इतना भारी वजन कैसे उठा पा रही हो? चलो इसे मूव करने में मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और युनलैन कहने लगती है कि ये बिल्कुल भी हैवी नहीं है। हम जितने भी इवॉल्वर्स होते हैं ना, इतना वजन हमारे लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं है। किनसेंग पूछता है तो क्या सारे के सारे इवॉल्वर इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं? युनलैन कहने लगती है ये जितने भी ऑर्डिनरी सर्वाइवर होते हैं उनका मुकाबला हमारे साथ नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके मुकाबले में हम बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन हर कोई सक्सेसफुली इवॉल्व नहीं कर पाता। किनसेंग कहता है तो क्या यहाँ रिक्वायरमेंट है इवॉल्वर बनने के लिए? क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ क्या मेरे पास में भी चांस है कि मैं एक इवॉल्वर बन जाऊं। और युनलैन कहने लगती है क्या तुम एक इवॉल्वर बनना चाहते हो? ठीक है, यहाँ पर 3 तरीके से इवॉल्वर बना जा सकता है। पहला तरीका ये है कि तुम आर वायरस से इन्फेक्टेड हो जाओ, बिना ज़ॉम्बी बने सरवाइव करो और सक्सेसफुली अपनी इम्यूनिटी को डेवलप कर लो, तुम एक इवॉल्वर बन जाओगे। लेकिन ये मेथड तब बहुत ज्यादा कॉमन था जब आर वायरस फैलना शुरू ही हुआ था, लेकिन अब ये सब कुछ करना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। और सेकंड मेथड है कि तुम डायरेक्टली ज़ॉम्बी कोर को कंज्यूम कर लो। उसे निगलने के बाद अगर तुम्हारी बॉडी ब्लास्ट नहीं होती है तो यहाँ 10% चांस है कि तुम एक इवॉल्वर बन जाओगे। और थर्ड मेथड ये है कि तुम एवोल्यूशन पोशन को कंज्यूम कर लो। लेवल 1 के एवोल्यूशन पोशन में 10% चांस होता है कि तुम सक्सेसफुली एक इवॉल्वर बन जाओगे, लेवल 2 में 20% और लेवल 3 में 30%। और मैंने ये भी सुना है जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है उनके पास में बेटर एवोल्यूशन पोशन मौजूद है। किनसेंग बहुत ज्यादा खुश होकर बोलता है क्या सच में? आखिर ये पोशन मुझे कहां पर मिलेगा? क्योंकि मैं किसी भी चीज को ट्रेड करने के लिए तैयार हूं इस पोशन के लिए। युनलैन कहती है कि
मैं तुम्हें अर्थ कंस्ट्रक्शन अलायंस की तरफ में ले जाऊंगी, तुम वहां पर अपने लक को ट्राई कर सकते हो। वो लोग कैंप नंबर 17 के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ अपना बेनिफिट ही देखते हैं। तुम अपने रिसोर्स से एवोल्यूशन पोशन के साथ ट्रेड कर सकते हो। किनसेंग खुश होकर बोलता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हम कल ही चलेंगे। सीन नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है जहां पर युनरू अपने बेस के डोर को नीचे की तरफ में लाने लगती है और हमारा किनसेंग पीछे मुड़कर युनरू से कहने लगता है कि वैसे युनरू क्या तुम हमारे साथ में नहीं चलोगी। और युनलेन से कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन कुछ दिनों में युनरू जो है वो मुझे कंटिन्यूअसली घूरे जा रही है। युनलेन कहने लगती है कि तुम उसकी बातों पर बिल्कुल भी माइंड मत करो, उसके आंखों में मोतियाबिंद हो चुका है जिस वजह से वो इस तरीके से घूर घूर के देखती है और बाहर में बहुत सारे ज़ॉम्बीज मौजूद है। युनलेन कहने लगती है आज मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि बाकी दिनों के मुकाबले में आज इस जगह पर कुछ ज्यादा ही मात्रा में ज़ॉम्बीज मौजूद है, लगता है इन ज़ॉम्बीज की सफाई करने का समय आ चुका है। सीन शूटिंग ग्राउंड का दिखाया जाता है जहां पर कोई टारगेट के ऊपर में कंटिन्यूअसली बुलेट से अटैक कर रहा है लेकिन एम पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा। ये है हमारी युनरू जो कि बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि वो किनसेंग को जान से नहीं मार पा रही है। वो कहने लगती है कि आखिर तुम मुझे उसे जान से मारने क्यों नहीं दे रही। और तभी युनरू की निगाह सामने वाले बिल्डिंग के ऊपर में पड़ती है। वो बहुत बुरी तरीके से चौंक जाती है क्योंकि बिल्डिंग में कुछ हलचल हो रही है और पलक झपकते ही वो पूरा बिल्डिंग तहस नहस हो चुका है, कोलैप्स होकर नीचे के तरफ में गिर रहा है। ये सीन बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था। इसे देखते हुए युनरू कहने लगती है कि आखिर इस बिल्डिंग के साथ में क्या हुआ, पलक झपकते ही वो कोलैप्स हो गया। और जहां तक मुझे लगता है कि इसी बिल्डिंग के ऊपर में हमारे किनसेंग ने अपने डूम बुलेट को शूट किया था और उसी वजह से ये बिल्डिंग पूरी तरीके से कोलैप्स होकर चकनाचूर हो गई है, तहस नहस तबाह हो गई है। हमारा ये पार्ट यहीं पर ही खत्म हो जाता है और नेक्स्ट पार्ट मैं तुम लोगों के लिए जल्दी ही लेकर आऊंगा क्योंकि इसे मैं अब कंटिन्यू रखना चाहता हूं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो बाय।